चलो अब हम शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर। और लास्ट हमने क्वेश्चंस करे थे, अब हम देखते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स के मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम देखेंगे और हेलो एल्केन्स को ही हम बोलते हैं एल्काइल हैलाइड्स। अच्छा, कोई दूसरा यूज़ कर लेते हैं। ये लिखा है मैंने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स और एल्काइल हैलाइड्स, यानी हम हेलो एल्केन्स को कैसे प्रिपेयर करते हैं वो हम इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहला लिखना है इसमें कि इन मेथड से बनता है कि हेलो एल्केन्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय फॉलोइंग मेथड्स। कैन बी prepared by following methods। पहला मेथड, पहला देखें अगर हम तो वो बनता है अल्कोहल से। फर्स्ट इज फ्रॉम अल्कोहल्स। अब सर अल्कोहल से कैसे बनेगा तो देख लेते हैं। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स और एल्काइल हैलाइड्स लिखा है बेटा, ये लिख देते हैं। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स और एल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें लिखना क्या, जो सबसे वाइडली यूज्ड मेथड है यही होता है बेटा, मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। ठीक है, सबसे ज़्यादा वाइडली यूज्ड मेथड यही होता है कि अल्कोहल से आप कैसे बनाते हो। ठीक है, किसको बनाते हो, हेलो एल्केन्स को। मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स इन द लेबोरेटरी। फॉर प्रेप ऑफ हेलो एल्केन्स इन द लेबोरेटरी। हेलो एल्केन्स में लेबोरेटरी में बनाने के लिए ये वाला सबसे ज़्यादा तगड़ा मेथड होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे पास अब इसमें होता क्या है सर, तो OH आपको पता है, OH ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप। आप बोलोगे हाइड्रोक्सी ग्रुप डैश OH, हाइड्रोक्सी ग्रुप डैश OH लिखना। ऑफ एन अल्कोहल इज रिप्लेस्ड बाय, ऑफ एन अल्कोहल इज रिप्लेस्ड बाय आप इसको मतलब डैश OH ग्रुप को रिप्लेस कर दोगे किससे, हेलोजन से। लिखना इज रिप्लेस्ड बाय द हेलोजन आटम, इज रिप्लेस्ड बाय द हेलोजन आटम। इसे हम रिप्लेस कर देंगे हेलोजन आटम डैश X। ठीक है, OH हटाया, X लगा दिया आपने। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब सर ये हटाएंगे कैसे और लगाएंगे कैसे। ठीक है, तो लिखना बाय रिएक्शन विद, हम इनकी रिएक्शन करेंगे किस किस के साथ, बाय रिएक्शन विद, लिखना बाय रिएक्शन विद कॉन्सेंट्रेटेड हेलोजन एसिड्स, फॉस्फोरस हैलाइड्स और थायोनाइन क्लोराइड्स। विद कॉन्सेंट्रेटेड हेलोजन एसिड्स, या तो कॉन्सेंट्रेटेड हेलोजन एसिड्स ले लो, हेलोजन एसिड्स। ठीक है, फॉस्फोरस हैलाइड्स, या तो फॉस्फोरस हैलाइड्स ले लो बेटा, और थायोनाइल क्लोराइड। इन तीनों में से किसी भी तरीके से आप हटा सकते हो OH को और उसके जगह X लगा सकते हो आप। ठीक है, तो लिखना हेलोजन एसिड्स, फॉस्फोरस हैलाइड्स और हो गया आपका थायोनाइल क्लोराइड। ठीक है, अच्छा सर होगा कैसे, दिस कैन बी डन एज फॉलोज। दिस कैन बी डन, लिखना दिस कैन बी डन बाय फॉलोइंग मेथड्स। अब सर ये कौन से मेथड्स होंगे, फॉलोइंग मेथड्स चेक कर लेते हैं कौन से होंगे। पहला, सबसे पहले हमने बोला हेलोजन एसिड, तो हमेशा याद रखना हेलोजन एसिड होता क्या है। आप बोलोगे बाय द एक्शन ऑफ हेलोजन एसिड्स। अब देखो हेलोजन एसिड्स क्या होता है, सिंपल सी बात है, एसिड मतलब जो H पॉजिटिव दे दे और हेलोजन मतलब X, तो HX, इसे ही आप बोलते हो हेलोजन एसिड। ठीक है, आपने बोला ठीक है सर। तो हेलोजन एसिड्स से हम कैसे बनाते हैं चेक करते हैं। लिखना कि अल्कोहल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू हेलो एल्केन्स, alcohols can be converted into haloalkanes, alcohols को आप haloalkanes में कन्वर्ट कर सकते हो बेटा, कैसे, लिखना बाय ट्रीटमेंट विद हेलोजन एसिड्स।
बाय ट्रीटमेंट विद हेलोजन एसिड्स, यानी जब आप इन्हें हेलोजन एसिड्स के साथ ट्रीट करोगे बाय ट्रीटमेंट विद हेलोजन एसिड्स, ठीक है। हेलोजन एसिड्स मतलब HX। जैसे ही आप अल्कोहल को ट्रीट करोगे हेलोजन एसिड के साथ बेटा, तो आपका बन के तैयार हो जाएगा क्या, हेलो एल्केन, ठीक है। फिर लिखना है इसमें हाउ एवर द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन, हाउ एवर द रेट ऑफ रिएक्शन, यानी रिएक्शन होने का जो रेट होगा, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन होता है, रेट ऑफ रिएक्शन मतलब, रेट ऑफ रिएक्शन मतलब ये होता है कि कितनी तेज हो रही है कितनी धीरे हो रही है, ठीक है। तो हाउ एवर द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन बोथ, डिपेंड्स ऑन बोथ, ठीक है। द नेचर ऑफ एल्कोहल ऑफ द हेलोजन एसिड डिपेंड्स ऑन बोथ the nature of alcohol and the halogen acid, the nature of alcohol and halogen acid, ठीक है। दोबारा बता देता हूँ क्या बोला मैंने। हम पढ़ रहे हैं बेटा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, यानी हेलो एल्केन्स बनेंगे कैसे। हेलो एल्केन्स हम इन मेथड से बना सकते हैं। पहला आप अल्कोहल से बना सकते हो, सबसे वाइडली यूज मेथड होता है जिससे आप हेलो एल्केन बनाते हो। हाइड्रोक्सी ग्रुप हटाओगे आप अल्कोहल का और इसे आप हेलोजन एटम से रिप्लेस कर दोगे, मतलब OH को हटा के और X लगा दोगे। और कैसे लगाएंगे सर, या तो कॉन्सेंट्रेटेड हेलोजन एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे या फॉस्फोरस हैलाइड के साथ या थायोनाइल क्लोराइड के साथ, ठीक है। और ये इस तरीके से होगा कि बाय द एक्शन ऑफ हेलोजन एसिड। अब हेलोजन एसिड क्या होता है सर, एसिड वो होते हैं जो H दे दें, H पॉजिटिव, और हेलोजन मतलब उसके साथ आपने हेलोजन लगा दिया HX, ठीक है। तो अल्कोहल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू हेलो एल्केन्स बाय ट्रीटमेंट विद हेलोजन एसिड्स, यानी HX के साथ आपने रिएक्शन करी और आपका हेलो एल्केन मिल गया। लेकिन कह रहा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करता है दोनों पे, नेचर ऑफ एल्कोहल और हेलोजन एसिड। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस पे ही डिपेंड करेगा हेलोजन एसिड पे, रेट ऑफ रिएक्शन यानी होने का टेंडेंसी, ठीक है, वो दोनों पे डिपेंड करती है, एल्कोहल पे भी और हेलोजन एसिड पे भी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब आगे बढ़ते हैं इसमें, ठीक है। तो इसको मैं मिटा देता हूँ। इसमें हम देखते हैं कि भाई अल्कोहल बनता कैसे। जैसे भी मैंने बताया OH हटेगा और X लग जाएगा, है ना। अब OH और X लग जाएगा तो वो लगेगा कैसे, वो देखते हैं ज़रा। सबसे पहले आपने बोला सर ये रहा, इसका नाम क्या होता है बेटा, क्या है ये, अल्कोहल। एल्काइल के साथ आपने OH लगा दिया तो ये है अल्कोहल। आपने कहा ठीक है सर, इसमें हमने मिलाया बेटा HX, ठीक है। अब साफ साफ तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पे एक चीज़ बेटा, क्या, अगर मैं यहाँ से, ये आ गया OH और ये आ गया आपका H, HOH क्या होता है, वाटर, निकल गया, ठीक है। आपने बोला अच्छा इतना इजी है, तो यानी R के साथ आप बोलोगे रिएक्शन, अब ये हो गई R के साथ क्या मिल गया, आप बोलोगे सर R और X मिल गए, R और X मिल गया हेलो एल्केन, प्लस हमें मिल गया आगे HOH। अब सर HOH क्या होता है, HOH इज वाटर, यानी कि H2O, तो ये मिल गया आपको हेलो एल्केन। तो देखो इतना ईजी होता है, हेलो एल्केन मिलके तैयार हो गया हमारे पास, और ये है आपका हेलोजन एसिड। X क्या होगा इसमें, वही FCl-BrI, कुछ भी आप ले सकते हो, ठीक है जी। सर एग्जाम्पल दो, तो एग्जाम्पल देख लो बेटा, ठीक है। यानी हम देख लेते हैं एग्जाम्पल में सबसे पहले हम देखेंगे क्या कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्कोहल्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्कोहल्स, याद रखना जो 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्कोहल्स होते हैं बेटा, प्राइमरी और सेकेंडरी एल्कोहल्स, 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्कोहल्स, ठीक है। लिखना फॉर्म क्लोरो एल्केन्स, ये बनाते हैं बेटा क्लोरो एल्केन्स, 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्कोहल्स क्लोरो एल्केन्स बनाते हैं। कब बनाते हैं सर, लिखना क्लोरो एल्केन्स व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस इज पास थ्रू अल्कोहल, व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस इज पास थ्रू, यानी कि जब HCl गैस आप पास कराते हो, इज पास थ्रू, ठीक है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्कोहल्स फॉर्म क्लोरो एल्केन्स व्हेन HCl एसिड गैस इज पास थ्रू alcohol in the presence of, is pass through alcohol in the presence of, अब यहाँ पे एक चीज़ होती है इंपॉर्टेंट, in the presence of ZnCl2, in the presence of ZnCl2, अच्छा सर लिखना in the presence of anhydrous zinc chloride, in the presence of
इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। एनहाइड्रस का मतलब होता है बेटा पानी निकला हुआ। किसी भी सब्सटेंस के आगे एनहाइड्रस लिखा है, इसका मतलब उसमें से पानी निकला हुआ है। एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड मतलब ZnCl2। तो वो ये कह रहा है कि आप 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्कोहल बना सकते हो, मतलब सॉरी 1 डिग्री और 2 डिग्री से आप क्लोरोएल्केन बना सकते हो जब HCl को आप पास कराओगे एल्कोहल के साथ, और किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस ZnCl2। अब सर यही क्यों लिया, एनहाइड्रस ZnCl2 कुछ और भी ले सकते थे ना, उसका रीज़न अभी हम देखते हैं, ठीक है, नोट कर लो ऐसा। एनहाइड्रस ZnCl2, इस प्रोसेस का ना एक नाम होता है, इसको हम बोलते हैं, पता है क्या बोलते हैं इसको, तो लिख लो, दिस इज नोन एज ग्रूव्स प्रोसेस। ठीक है, पूछा तो नहीं गया लेकिन पता होना चाहिए तुम्हें। तो वही पहली नेमिंग रिएक्शन तो यहीं से शुरू हो गई, ग्रूव्स प्रोसेस बोलते हैं इसे। नेमिंग रिएक्शन मतलब क्या होता है सर, जिसमें नाम आ जाए साइंटिस्ट का, वो नेमिंग रिएक्शन है। ठीक है, तो ये एक नेमिंग रिएक्शन सी हो गई। अब सर कैसे होगी देखते हैं जरा। मैंने बोला प्राइमरी और सेकेंडरी एल्कोहल, मतलब 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्कोहल, तो ये वाला एल्कोहल बताना बेटा मुझे कैसा होगा। ये कैसा है एल्कोहल, ये 1 डिग्री। तो आप बोलोगे सर इसमें एक कार्बन के साथ जुड़ा है, 1 डिग्री आ गया, सही है सर। फिर इसके साथ मैंने बोला किसको रिएक्ट कराना, HCl एसिड गैस को, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस। आपने लगा दी HCl। जैसे ही मैंने HCl के साथ इसे रिएक्ट किया, आप बोलोगे सर सिंपल क्या हुआ, वही जो अभी बताया था, यहाँ से HOH बाहर निकल जाएगा, है ना, और ये आपका, और ये आपका बाहर निकल के तैयार है। और HCl जो यहाँ पे आपने ली थी वो थी गैस। आपने कहा हाँ सर गैस थी वो तो, है ना। और फिर मैंने कहा था कि किसकी प्रेजेंस में, आप बोलोगे सर एनहाइड्रस ZnCl2। अच्छा सर अगर ये नहीं डालेंगे तो नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है, अगर एनहाइड्रस ZnCl2 आप नहीं डालोगे तो नहीं हो पाएगा। तो ये बन गया आपके पास क्या, CH3 CH2, और देखो इसके साथ क्या लग गया, Cl लग गया बेटा। क्या लिखा था वहाँ पे, क्लोरोएल्केन बनाता है प्राइमरी और सेकेंडरी एल्कोहल, तो प्राइमरी ने तो बना के दे दिया आपको क्लोरोएल्केन, ठीक है। फिर लिखना प्लस, साथ में क्या निकला, प्लस HOH। अब एक चीज़ और ध्यान रखना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बाय प्रोडक्ट क्या बन रहा है किसी को कोई लेना देना नहीं, मेन प्रोडक्ट पे ध्यान देना आप हमेशा, ठीक है, कि मेन प्रोडक्ट आपका बना कि नहीं बना, ठीक है। ये क्या था, इसका नाम बताओ, IUPAC नेम, IUPAC है बेटा वो, श्रुति, इथेनॉल है IUPAC, इथेनॉल, और ये हो जाएगा इथाइल एल्कोहल, बिल्कुल सही। और फिर उसके आगे लिख लेना, इसका नाम क्या है, CH3CH2Cl, मीथेन क्लोराइड, मीथेन क्लोराइड, इथेन क्लोराइड, इथेन क्लोराइड, ऐसा भी होता है नाम, इथेन क्लोराइड। और IUPAC क्या होगा, क्लोरोइथेन, बिल्कुल क्लोरोइथेन। चलो जी, यहाँ से हमने देख लिया, तुम तो बिल्कुल नए साल पे ऐसे हो गए, इथेन क्लोराइड, क्लोरोइथेन। चलो ये आ गया हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। प्राइमरी अल्कोहल से हमने बना दिया क्लोरोएल्केन बना दिया हमने, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं 2 डिग्री, 2 डिग्री से कैसे बनेगा। 2 डिग्री, 2 डिग्री ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया एक कार्बन, इधर कार्बन, इधर कार्बन, और ये आ गया OH, ठीक है, ये आ गया, ये आपका, हाँ, और बल्कि इधर 2 डिग्री तो फिर वो 3 डिग्री हो जाएगा H, है ना। ये बताओ कितने डिग्री है बेटा, ये 1 डिग्री है बेटा, शाबाश। रिया क्या हो गया बेटा, आज नया साल शुरू हो गया, तुमने तो मजे लेने पूरे शुरू कर दिए बेटा। ये हाँ इस कार्बन के साथ एक और 2, भाई 2 कार्बन है, ये 2 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। दिस इज 2 डिग्री, ये 1 डिग्री था ना, दिस इज 1 डिग्री, और ये है आपका 2 डिग्री। इसका नाम बता बेटा श्रुति, क्या होगा, नंबरिंग कहाँ से करूँ पहले तो ये बता मुझे, किधर से, इधर से, 1 2 3, कहीं से भी करें 1 2 3 वो एक ही बात है। नाम क्या होगा IUPAC इसका, प्रोपिन, फिर प्रोपेनॉल नहीं, प्रोपेनॉल, हाँ, प्रोपेन टू ऑल, ई हट गया यहाँ से क्योंकि O है आपका, ठीक है। और कोई इसका वैसा भी होगा हिसाब किताब, कॉमन नेम,
क्या होना चाहिए इसका कॉमन नेम? वहाँ क्या लिखा था? आइल आता है। कितने कार्बन है यहाँ पे? आप बोलोगे सर प्रोपाइल अल्कोहल, ये इसका कॉमन नेम हो जाएगा, प्रोपाइल अल्कोहल। आपको कंफर्म पता है कि ये क्या देने वाला है? क्लोरो एल्केन। अब सर ये देगा कैसे? वही वाली बेटा, OH के साथ जो कार्बन है उसी को तो देखते हैं। OH को कैसे देखोगे आप? OH के साथ वाले कार्बन को देखेंगे, ठीक है। अच्छा, ये हो गया हमारा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हो गया, और ये फिर हमें क्या लेना पड़ेगा? आप बोलोगे सर फिर से HCl गैस लेनी पड़ जाएगी, और फिर वही एरो में आपको वो तो लिखना ही पड़ेगा। क्या सर? वही एनहाइड्रस ZnCl2। इसके बिना काम बनेगा नहीं आपका, ठीक है। आपने बोला अच्छा सर, यानी कि आप ये कह रहे हो कि OH और H हट जाएगा? मैंने कहा हाँ हट जाएगा। इसके बाद बनेगा क्या? अब देखना ज़रा, कार्बन कार्बन, ये कार्बन इधर H, और इधर क्या जुड़ गया? HOH हट गया, यहाँ जुड़ गया Cl, और HOH बाहर। तो आपका बन के तैयार है ये। अब इसका नाम बताओ, इसका नाम क्या होगा? क्या होना चाहिए इसका नाम? रिया बताओ बेटा। प्रोपाइल क्लोराइड। और दूसरा ये इसका कॉमन हो गया, प्रोपाइल क्लोराइड, सही है। दूसरा UPAC, क्लोरो प्रोपेन। और कुछ रह गया बेटा? 1 2 3, 2 पे क्लोरो, ठीक है। 2 क्लोरो प्रोपेन, ब्रैकेट में नहीं लगाते, ठीक है। तो ये अलग है, ये थोड़ा अलग है इससे, लीक से हट के, ये ठीक है। ये बन गया। सर आपने 1 डिग्री बताया, 2 डिग्री बताया, लेकिन उसकी बात नहीं करी आपने अभी 3 डिग्री की, उसकी भी बात करते हैं ज़रा। ये हो गया आपका 2, ये तो 2 डिग्री मैंने बताई थी आपको, ये यहाँ लिख भी देना 2 डिग्री है ये, ठीक है। अब हमने इसमें 1 डिग्री देखा, 2 डिग्री देखा, 3 डिग्री की अभी हमने बात नहीं करी, और उससे पहले भी इसमें भी हमें ये देखना है ZnCl2 का क्या काम है? ये ZnCl2 क्यों ले रहे हैं बार बार? सबसे पहली बात तो ये है ना, ZnCl2 क्यों ले रहे हैं सर, और कुछ क्यों नहीं, अभी बताता हूँ। तो देखो, ZnCl2 का काम क्या होता है? वो क्या करता है बेटा, ZnCl2 को ना, आप तुमने कोई ये चीज़ पढ़ी, ल्यूइस एसिड और ल्यूइस बेस, पता है क्या होते हैं? हाँ, एक्सेप्टर। वो कह रही सही है, हाँ ठीक है। ल्यूइस एसिड, ऐसे सिंपल मैं बता रहा हूँ कैसे याद रखते हैं। ल्यूइस एसिड, A फॉर एसिड, A फॉर एक्सेप्टर। ल्यूइस एसिड हर वो चीज़ होगी जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है, सिंपल। और ल्यूइस बेस क्या होंगे? ल्यूइस डोनर, सिंपल। तो एक चीज़ याद रख लो, ऑटोमेटिकली दूसरी चीज़ याद रहेगी। ल्यूइस एसिड मतलब एक्सेप्टर, बात खत्म, ठीक। तो सर ZnCl2 भी है क्या कुछ? हाँ, ZnCl2 भी है कुछ। अब वो क्या है वो हम देखते हैं। लिखना है इसमें कि देखो, सबसे पहले तो समझ लो, एनहाइड्रस ZnCl2 क्या करता है बेटा? वो इसके बीच का बॉन्ड वीक कर देता है। अब जैसे वो इसके बीच का बॉन्ड वीक कर देगा, है ना, तो आसानी से टूटने में मदद हो जाएगी इसकी, और आसानी से Cl इसके साथ जुड़ पाएगा। यही काम होता है एनहाइड्रस ZnCl2 का, बस, और कोई इसका काम है नहीं, ठीक है। और क्या हो सकता है, लिखो जरा इसमें, ठीक है। लिखना, पर्पस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, पर्पस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, anhydrous ZnCl2 is to, purpose of anhydrous ZnCl2 is to help the cleavage of, C-O bond, यानी C-O bond, ये जो C और O के बीच का बॉन्ड है ना, इसे वो इसको तोड़ने में मदद करता है, C-O bond। पर्पस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 is to help the cleavage of C-O bond, ठीक है जी। फिर लिखना, ZnCl2 एक ल्यूइस एसिड है, ZnCl2 is a Lewis acid। अच्छा सर, मतलब ये एक्सेप्ट करेगा बिल्कुल। ZnCl2 is a Lewis acid, ठीक। आगे लिखना, and therefore it readily coordinates with the oxygen atom, and therefore it readily, और इसीलिए ये अपने आप ही readily coordinates, ये readily coordinate कर लेगा खुद से ही, coordinates with ऑक्सीजन आटम, ऑक्सीजन के आटम के साथ ये रेडिली कोऑर्डिनेट कर लेगा। ZnCl2 इज अ ल्यूइस एसिड एंड देयरफॉर इट रेडिली कोऑर्डिनेट्स विद ऑक्सीजन आटम। अब ऑक्सीजन आटम किसका सर? ऑब्वियस है, ऑक्सीजन आटम अल्कोहल का ही है, ऑफ द अल्कोहल। तो ये उसके साथ कोऑर्डिनेट कर लेता है बेटा, ठीक है।
ऑक्सीजन के पास आपको वैसे ही पता है लोन पेयर होते हैं, है ना। तो आप बोलोगे ZnCl2 एक लेविस एसिड है, क्योंकि और वो लेविस एसिड है इसीलिए कोऑर्डिनेट कर लेता है ऑक्सीजन एटम्स के साथ। ऑक्सीजन एटम किसके? अल्कोहल के। अच्छा सर, फिर इससे होता ये है लिखना एज अ रिजल्ट इससे होता ये है कि जो C-O बॉन्ड होता है बेटा वो वीक हो जाता है। द C-O बॉन्ड वीकन्स, ये हल्का हो जाता है। द C-O बॉन्ड वीकन्स, ठीक है। एंड फाइनली ब्रेक्स टू फॉर्म कार्बोकैटायन, एंड फाइनली वो टूट जाता है। एंड फाइनली ब्रेक्स टू फॉर्म कार्बोकैटायन। सर मतलब समझ नहीं आया कि कार्बोकैटायन क्या होता है। कार्बोकैटायन है कुछ आइडिया तुम्हें क्या होता है? कैटायन मतलब क्या होता है? देखो कभी याद रखना है तो ए और सी, ए पहले आता है ना। आप बोलोगे सर ए और सी, कैटायन मतलब पॉजिटिव, तो ऑब्वियस है एनायन मतलब क्या होगा? नेगेटिव। कैसे याद रखना है? अल्फाबेटिकली ए पहले आता है। देखो वो याद है ना ACP प्रद्युमन, कुछ तो गड़बड़ है दया, वैसा ही याद रख सकते हैं आप ACP, है ना। यानी अब भाई कैथोड और एनोड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करा रहा हूँ, वो नहीं, एनायन और कैटायन, ठीक है। कैटायन मतलब पॉजिटिव, एनायन मतलब नेगेटिव। ए पहले आता है अल्फाबेटिकली, MnOP, NB पहले आता है, तो जो पहले वो पहले, यानी कि एनायन नेगेटिव, कैटायन पॉजिटिव, C बाद में और P बाद में, तो ये हो गया वो। अब कार्बोकैटायन क्या हुआ सर? कार्बोकैटायन ऐसा कार्बन जिस पे पॉजिटिव आ जाता है। अब सर ऐसा कैसे होता है वो बताऊंगा कैसे होता है, ठीक है। लेकिन कार्बोकैटायन ऐसा कार्बन जिस पे पॉजिटिव चार्ज आपको दिखेगा, ठीक है, वो कार्बोकैटायन होता है। आपने कहा ठीक है सर। मतलब यहाँ पे वो क्या कहना चाह रहा है बेटा? यहाँ पे वो ये कहना चाह रहा है कि पहली बात तो ZnCl2 एक लेविस एसिड है, तो वो एक्सेप्ट करेगा कि भाई साहब मैं लेता हूँ इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्ट कर लेता है। इट रेडिली कोऑर्डिनेट्स विद ऑक्सीजन एटम, ये ZnCl2 इसके साथ ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट करता है आराम से। और कह रहा है कि एज अ रिजल्ट द C-O बॉन्ड वीकन, ये हल्का हो जाता है, मतलब इसको तोड़ना ईजी हो जाता है। एंड फाइनली ब्रेक्स टू फॉर्म कार्बोकैटायन। अब जैसे ये ZnCl2 इसके साथ कोऑर्डिनेट करेगा तो ये इसे तोड़ देगा। अब जब ये इसे तोड़ेगा, खुद सोचो कि मेरे पास क्या है, CH3 CH2, इसने यहाँ पे बॉन्ड तोड़ दिया, OH को तोड़ दिया। अब O के साथ H है, उसे छोड़ दो आप। जैसे ये बॉन्ड टूटेगा बेटा तो ये अपाहिज जैसा हो गया। अपाहिज मतलब इसका तो भाई एक अंग चला गया ना। अगर आप देखो तो OH था इसके पास, वो हो गया, एक्सीडेंट हो गया उसका। अब आप बोलोगे तो उसके पास बचा नहीं। अब देखो पहली बात तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है। आपने बोला हाँ सर बिल्कुल बनता है। तो O और H ऐसे ही तो जुड़े थे इसके साथ, और आपने बोला कि इसने हेल्प कर दी इसे क्लीव करने में, यानी कि उसने क्लीवेज कर दिया, तोड़ दिया इसे। अब आप बोलोगे ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है लेके चला गया चुपचाप अपने साथ, है ना। अब इसके पास तो बेचारे के पास इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं बचता वो क्या हो जाता है? आप बोलोगे सर वो पॉजिटिव हो जाता है। बस, तो यहाँ से आप बोलोगे कि ये क्या बन गया? कार्बोकैटायन बन गया। यहाँ वही लिखा मैंने, एज अ रिजल्ट C-O बॉन्ड वीकन्स एंड फाइनली ब्रेक्स टू फॉर्म कार्बोकैटायन। अब कार्बोकैटायन बन गया। अब इसको क्या चाहिए? एक नेगेटिव वाला चाहिए। हेलोजन आपको पता होंगे 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं, आसानी से ले लेगा। आपने कहा अच्छा सर, तो इसके साथ क्या लग गया? Cl, और फिर से पॉजिटिव हो गया। जब मैकेनिज्म बताऊंगा तुम्हें तो समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। इसकी मैकेनिज्म बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा है। ये आ गया हमारे पास। अच्छा सर, टर्शरी एल्कोहल्स में क्या होगा? टर्शरी एल्कोहल्स, ठीक है, एक सेकंड, उसमें हमने ये लिख दिया ब्रेक्स टू फॉर्म कार्बोकैटायन। अच्छा ये वाली रिएक्शन तो हमने पहले लिखी थी ना, ठीक है। कार्बोकैटायन ये भी हो गया, हाँ। तो अब हम करते हैं टर्शरी एल्कोहल्स। टर्शरी में क्या होगा सर? नोट कर लिया ना ये? चलो जी, टर्शरी एल्कोहल्स तुम्हें क्या लगता है बेटा सुप्रिया? टर्शरी एल्कोहल्स में क्या होगा, क्या होना चाहिए? मतलब जैसे 1 डिग्री और 2 डिग्री में तो हमने देखा फटाफट से हो गया, क्लोरो बन गया, क्लोरो एल्केन बन गया। टर्शरी में क्या होना चाहिए? क्या बनाएंगे वो? क्लोरो एल्केन बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? बनाएंगे कि नहीं? क्या लगता है, बनाएंगे? हाँ बनाएंगे तो सही सर। 1 डिग्री 2 डिग्री बना रहे तो ऑब्वियस है 3 डिग्री भी बनाएंगे, है ना। लेकिन 3 डिग्री की ना खासियत होती है सर। क्या खासियत होती है? लिखना, टर्शरी एल्कोहल्स जो होते हैं ना बेटा, 3 डिग्री एल्कोहल्स, टर्शरी एल्कोहल्स
आर वेरी रिएक्टिव, मतलब इनमें अलग सी विचलन होती है बेटा, वेरी रिएक्टिव, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। आपको इसमें मतलब इतने ज़्यादा रिएक्टिव है ZnCl2 की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप रख दो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे, तुरंत क्लोरोएल्केन बना के तैयार। ठीक है, कैसे देखते हैं, लिखना टर्शरी एल्कोहल्स आर वेरी रिएक्टिव एंड देयरफॉर दे रिएक्ट रेडिली, एंड देयरफॉर दे रिएक्ट रेडिली। अच्छा सर, एंड देयरफॉर दे रिएक्ट रेडिली, ये रिएक्ट कर जाते हैं रेडिली, दे रिएक्ट रेडिली, आसानी से रिएक्ट कर जाते हैं। अब सर रेडिली कैसे, बस ऐसे ही आपने टेस्ट ट्यूब ली, उसमें लेके सिंपली बाय शेकिंग हिला दिया, ऐसे हो गया काम। आप लोगों बस इतना सा, हाँ जी इतना सही, इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। टर्शरी एल्कोहल्स, टर्शरी एल्कोहल लिया आपने, उसके अंदर कह रहा देयरफॉर दे रिएक्ट रेडिली सिंपली बाय शेकिंग, बस आपने हिला दिया उसे और उसने आगे बना के तैयार कर दिया। अब सर किसके साथ हिला दिया, विद ऑब्वियस है क्लोरोएल्केन बना रहे हो तो कॉन्सेंट्रेटेड HCl तो आप लोगे ही लोगे, HCl तो लोगे ही ना आप, तो आपने इसमें ये कॉन्सेंट्रेटेड HCl लिया टेस्ट ट्यूब में और सीधे रिएक्शन हो गई। ठीक है, तो लिखना दे रिएक्ट रेडिली सिंपली बाय शेकिंग विद कॉन्सेंट्रेटेड HCl। ये इंपॉर्टेंट बात है, इवन इन द एब्सेंस ऑफ जिंक क्लोराइड, इवन इन द एब्सेंस ऑफ जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड का कोई लेना देना नहीं है भाई इसमें, कह रहा है बिना इसकी मतलब इसकी एब्सेंस में भी काम बन जाएगा। ठीक है, तो इन द एब्सेंस ऑफ जिंक क्लोराइड एट रूम टेम्परेचर, लिखना रूम टेम्परेचर पे काम बन जाएगा, एट रूम टेम्परेचर, मतलब इसे आप लैब में भी करके देख सकते हो। ठीक है, एट रूम टेम्परेचर, आपने कहा अच्छा सर रिएक्शन भी दिखा दो इसके, एट रूम टेम्परेचर रिएक्शन देखो फटाफट। रिएक्शन है इसकी 3 डिग्री एल्कोहल ले लेते हैं पहले तो, ये क्या ये 3 डिग्री है साक्षी, है 3 डिग्री बेटा, हाँ क्योंकि ये कार्बन है सर इस 1 2 3 3 के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, इसका नाम बोलना ज़रा क्या होगा, प्रोपेन 2ऑल, आप बोलोगे सर 1 2 और ये आ गया 3, प्रोपेन 2ऑल, या आप यहाँ से भी 1 2 3 कर सकते थे, प्रोपेन 2ऑल, कॉमन नेम क्या है, प्रोपेनॉल, कॉमन नेम बेटा भूल जाते हो क्या तुम, प्रोपाइल एल्कोहल बताया तो है कितनी बार भैया, कॉमन में आई लग जाता है, ये करा करो। ठीक है, कॉमन जैसे पूछूं तो आई लगा दिया करो, प्रोपाइल एल्कोहल हो गया। अब सर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैंने ये बोला पहली बात तो ये 3 डिग्री है, तो आपके दिमाग की बत्ती जली कि 3 डिग्री क्या है, 3 डिग्री बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, और अगर 3 डिग्री बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है तो आप बोलोगे ये रूम टेम्परेचर पे ही रिएक्ट कर जाएगा। क्यों, क्योंकि इसको ZnCl2 वगैरह की किसी की ज़रूरत नहीं है, सीधे रिएक्ट कर जाएगा। तो आप बोलोगे OH आ गया और H आ गया, बाहर निकल गया। ठीक, आपने बोला कि रूम टेम्परेचर पे ही काम बन गया सर, ज़्यादा कुछ इसमें करना नहीं पड़ा हमें। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बोला कि भाई ये आ गया, बाहर निकला, तो आपने बोला इसके साथ ये लग जाएगा सर कार्बन कार्बन कार्बन, और इधर कार्बन, और इधर आ जाएगा आपके पास Cl, दिस इज H3, ये H3 और ये भी आ गया H3, तो ये आ गया Cl। नाम बताओ उसका, कहाँ पे बेटा, हाँ ये भी है, यस मैं भी भूल गया, 2 मेथाइल, बिल्कुल सही है, 2 मेथाइल प्रोपेन 2ऑल बेटा, अब सही है 2 मेथाइल प्रोपेन 2ऑल। और फिर इसका हो जाएगा आपका यहाँ पे भी क्या है ये टर्ट हो जाएगा बेटा। ठीक है, टर्ट ब्यूटाइल एल्कोहल। ठीक सर, टर्ट कैसे बताया था, जब यहाँ पे 3 डिग्री वाला कार्बन हो तो क्या हो जाता है, आप बोलोगे सर टर्ट ब्यूटाइल एल्कोहल, टर्ट ब्यूटाइल एल्कोहल, इसीलिए समझाई थी सारी चीज़ें बेटा, अब आ रही हैं सारी हैं। ठीक है, यहाँ बताओ ज़रा इसका नाम क्या होगा, अब IUPAC क्या होना चाहिए, 2 क्लोरो 2 मेथाइल प्रोपेन, बिल्कुल सही, 2 क्लोरो 2 मेथाइल प्रोपेन हो गया, और IUPAC टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड, सिंपल टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड। बाहर जो निकला उससे वैसे मतलब तो है नहीं कोई, पर फिर भी लिख देते हैं HOH। ठीक है, ये बाहर निकल गया। अब समझ में आ गया होगा कि
जो टर्शरी अल्कोहल्स होते हैं बेटा बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, उनको ज़रूरत नहीं है किसी ZnCl2 की, ठीक है। आपने कहा सही है सर, समझ में आ गई बात, ये भी है ना। अब बढ़ते हैं आगे। सर क्लोरो एल्केन तो बता दिया, ब्रोमो एल्केन का क्या करें? ब्रोमो एल्केन भी देख लेते हैं कैसे बनेगा, ठीक है। ब्रोमो एल्केन की बात करते हैं ज़रा। तो जब हम ब्रोमो एल्केन की बात करते हैं तो ब्रोमो एल्केन कैसे बनेगा उसे चेक कर लेते हैं। ऑब्वियस है, अगर मुझे ब्रोमो एल्केन बनाना है तो श्रुति क्या लेना पड़ेगा? जैसे जब मुझे क्लोरो बनाना था तो मैंने HCl लिया, ब्रोमो बनाना है तो क्या लेना पड़ेगा? ऑब्वियस है सर, HBr लेना पड़ेगा हमें, है ना। देखते हैं क्या HBr लेके होगा काम। सेकंड लिखना, ब्रोमो एल्केन्स, ब्रोमो एल्केन्स, ब्रोमो एल्केन्स, ठीक लिखो। ब्रोमो एल्केन्स आर ऑब्टेन्ड इन अ सिमिलर मैनर, ब्रोमो एल्केन्स आर ऑब्टेन्ड इन अ सिमिलर मैनर। ब्रोमो एल्केन को भी आप इसी तरीके से बना सकते हो, पर कैसे? बाय रिफ्लक्सिंग। अब सर ये क्या होता है रिफ्लक्सिंग? अभी बताता हूँ रिफ्लक्सिंग क्या होता है, ठीक है। सिमिलर मैनर बाय रिफ्लक्सिंग, ठीक लिखना, बाय रिफ्लक्सिंग अ सुटेबल अल्कोहल विद हाइड्रोब्रोमिक एसिड, रिफ्लक्सिंग अ सुटेबल अल्कोहल विद हाइड्रोब्रोमिक एसिड। अब सर ये क्या है? HBr बेटा, हाइड्रोब्रोमिक एसिड 40% ले लेते हैं इसका, हाइड्रोब्रोमिक एसिड 40%, ठीक है। तो रिफ्लक्सिंग अ सुटेबल अल्कोहल विद हाइड्रोब्रोमिक एसिड 40%, ठीक। फिर लिखना आगे, इन द प्रेजेंस ऑफ अ लिटिल, इन द प्रेजेंस ऑफ a little concentrated H2SO4, in the presence of a little, in the presence of a little concentrated H2SO4, concentrated H2SO4 ले लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। और फिर concentrated H2SO4 which acts as a catalyst, which acts as a catalyst, जो catalyst की तरह act करता है, which acts as a catalyst। अब ये कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन को ऑल्टर करता है, यानी कि चेंज करता है बिना रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे, ठीक है। जैसे इसको ऐसे समझो कैटलिस्ट को कि भाई किसी बंदे ने किसी की सुपारी दी मारने के लिए, है ना, तो और लेकिन अब वो जो मारेगा वो तो तीसरा अलग बंदा होगा, जिसने सुपारी दी उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो वो कैटलिस्ट है। समझ आ गई बात? ऐसा होता है सही। अच्छा, तो सर अब ये ब्रोमो एल्केन बनेगा कैसे? बना के देख लेते हैं भाई कैसे बनेगा। हमने बोला ब्रोमो एल्केन अगर बनाना है तो उसके लिए HBr ले लो सर, और H2SO4 को ले लो आप एज अ कैटलिस्ट। तो बना के देखते हैं। इसमें लिखना CH3 CH2OH, कितने डिग्री है? 1 डिग्री। HBr उठा दिया इसका, ठीक है। जैसे ही आपने HBr लिया तो आप बोलोगे सर वही घिसी पिटी सी चीज़ ये निकलेगा। अब सर यहाँ आपने ये क्यों लिखा भाई H2SO4? अभी तो आप ZnCl2 लिख रहे थे, है ना। याद रखना इनऑर्गेनिक की बात है ये, और आपको पता होना चाहिए। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है जी। डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या होता है सर? हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन होती है, उसका मतलब क्या है? पानी निकल गया। केमिस्ट्री में जब भी डी आया ना, DE का मतलब होता है रिमूवल, ठीक है। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट मतलब हाइड्रेशन मतलब वही वाटर निकल गया, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिया ही इसलिए गया ताकि यहाँ से HOH निकल पाए। इतनी बात समझ आ गई? ठीक है सर। तो यहाँ पे आप देखो कि हमने HOH निकाल दिया। अब मेरे पास फाइनली मुझे क्या मिलेगा? तो आप बोलोगे सर ये मिल जाएगा हमें क्या कहते हैं CH3CH2, और देखो Br आ गया, CH3CH2Br प्लस HOH ये आ गया, CH3CH2Br प्लस HOH। आपने कहा बहुत बढ़िया सर, समझ आ गई बात। आगे बढ़ते हैं। अब इसके नाम लिख लेते हैं दोनों के, बताना इसके नाम बताना ज़रा। इसका नाम क्या होगा? इथेनॉल, और कॉमन नेम इथाइल अल्कोहल, ठीक है सर। इसका नाम क्या होगा बेटा? ब्रोमोइथेन, ब्रोमोइथेन, और ये हो जाएगा इथाइल ब्रोमाइड, सही है, इथाइल ब्रोमाइड, सही है जी। और HBr का नाम क्या होगा? हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, ठीक है। हाइड्रोजन ब्रोमाइड भी बोल सकते हो आप, लेकिन अभी फिलहाल के लिए हाइड्रोब्रोमिक एसिड, ठीक। अच्छा सर, ये बात भी समझ आ गई। अब
इसमें एक चीज़ लिखना, जो HBr होता है, HBr बेटा, HBr ये जो होता है लिखना, HBr ना अनस्टेबल होता है बेटा, बीइंग अनस्टेबल मतलब स्टेबल नहीं होता है। तो HBr बीइंग अनस्टेबल लिखना, कैन ऑल्सो बी जनरेटेड इन C2, कैन ऑल्सो बी जनरेटेड इन C2। अब सर ये C2 क्या हुआ, जनरेटेड इन C2, ये राम वो सेतु तो नहीं है, बांध वो नहीं है बेटा, ये इन C2 SITU। अब C2 क्या होता है लिखना ज़रा ब्रैकेट में, ड्यूरिंग द रिएक्शन मतलब रिएक्शन के दौरान, ड्यूरिंग द रिएक्शन, C2 को हम बोलते हैं रिएक्शन के दौरान। अब कौन सी रिएक्शन के दौरान वो चेक कर लेते हैं। ड्यूरिंग द रिएक्शन बाय द एक्शन ऑफ H2SO4, बाय द एक्शन ऑफ H2SO4 ऑन KBr और NABr, ऑन KBr और NABr। वो ये कह रहा है भाई साहब HBr क्योंकि अनस्टेबल होता है, तो कह रहा है कैन ऑल्सो बी जनरेटेड इन C2, यानी रिएक्शन के दौरान आप इसे जनरेट कर सकते हो, किसे, HBr को। ज़रूरी नहीं है कि HBr आपके पास हो ही हो, अभी बताऊंगा HBr और कैसे बन सकता है। बाय द एक्शन ऑफ H2SO4 ऑन KBr और NABr। जैसे आपने क्या किया कि आपने उठाया CH3 CH2OH, मान लो आपके पास नहीं है HBr है ना, तो क्या करेंगे सर, फिर कैसे होगा रिएक्शन। यहाँ लिखा मैंने, या तो KBr ले लो बेटा या फिर NABr ले लो, इन दोनों में से कुछ भी आपने एक उठा लिया और इसके साथ आपने डाल दिया H2SO4, ये उठाया और इसके साथ आपने डाल दिया H2SO4, ठीक। या फिर एरो में लिख लो, देखो लिखने के दोनों तरीके हैं, आप एरो में H2SO4 लिख सकते हो ऐसे, या फिर आप प्लस H2SO4 लिख सकते हो, बात एक ही होती है, ठीक है। यहाँ मैंने लिख दिया प्लस H2SO4, बात एक ही, आप कैसे भी लिखो। तो इसने क्या दिया, अब ध्यान से सुनना, CH2OH को हमने HBr के साथ रिएक्ट करवाया था, पर यहाँ पे मैं तो HBr के साथ करा ही नहीं रहा हूँ। तो ये जो C2 का मतलब है ना, ड्यूरिंग द रिएक्शन, जैसे ही आपने ये डाल दिया इसके साथ, अंदर ही अंदर यहाँ से क्या बन गया, HBr, और वो HBr इसके साथ रिएक्ट करके फाइनल प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। ये बात समझ आई या नहीं है, ये बताओ। आपने बोला सर जैसे ही इसे हीट किया, इन दोनों ने तो क्या बना दिया, इन दोनों ने बना दिया आपका HBr, यहाँ से आपको HBr मिल जाएगा, और वो HBr अंदर ही अंदर, ये सब रिएक्शन के अंदर ही चल रहा है, वो अंदर ही अंदर इसके साथ रिएक्ट करके HOH बाहर निकल गया और Br इसके साथ आ गया, ठीक है। लिखना, फिर ये बन जाएगा आपके पास CH3 CH2Br, आपने कहा बहुत बढ़िया सर, बन गया। आगे CH3 CH2Br, क्या क्या बचा, आप बोलोगे सर अगर KBr लिया तो KOH बच गया, यही तो बचा। आपने बोला हाँ सर KOH बच गया, और बल्कि KOH भी क्यों बच गया, KHSO4, आपने कहा हाँ सर KHSO4, ये आ गया। और क्या बचा, KHSO4 वो आ गया, एक H बचा और OH बचा, तो HOH मतलब वाटर, तो ये आ गया बाहर। मैंने फिर बताया आपको बाय प्रोडक्ट नहीं जानना, लेकिन क्योंकि अभी हम पढ़ रहे हैं अच्छे तरीके से, तो आप देख लो बाय प्रोडक्ट ये बनेगा KHSO4 प्लस H2O। इसका नाम बोलना ज़रा, क्या है ये, व्हाट इज दिस सर, अभी तो बताया अपने इथेनॉल, और उधर वाले का अभी बताया हमने, है ना, क्या था, ब्रोमो एथेन। चलो जी सर ये भी आ गया समझ, ब्रोमो भी हो गया। आयोडो का क्या करें, ठीक है, आयोडो का वो भी देखते हैं भाई, आयोडो का भी कुछ होगा, जब इनका हो गया, क्लोरो हो गया, ब्रोमो हो गया, आयोडो का भी कुछ होगा, है ना, देखते हैं क्या होता है उसका। अच्छा सर एक चीज़ यहाँ पे लिखी थी आपने, रिफ्लक्सिंग, इसका क्या मतलब होता है, ठीक है, पहले नोट करके लिखना, रिफ्लक्स क्या होता है, रिफ्लक्सिंग क्या होता है। रिफ्लक्सिंग लिख लो ज़रा, क्या होता है। ये एक प्रोसेस होता है बेटा, ठीक है, कैसा प्रोसेस होता है, लिखो रिफ्लक्सिंग, 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 हाँ जी, हाँ कौन सा कैटलिस्ट बेटा, ZnCl2, इसके सेकेंडरी और टर्शरी में HBr के, मतलब जो Br बनाना है आपको, हाँ वही रहेगा बेटा, बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ऐसी, जहाँ पे दिक्कत थी वो मैंने बता दिया था तुम्हें, ठीक है, यहाँ पे वही रहेगा। रिफ्लक्सिंग, अब रिफ्लक्सिंग क्या होता है सर, रिफ्लक्सिंग लिखना, प्रोसेस ऑफ हीटिंग अ लिक्विड, प्रोसेस ऑफ हीटिंग अ लिक्विड इन अ फ्लास्क,
प्रोसेस ऑफ हीटिंग अ लिक्विड इन अ फ्लास्क, आपने एक लिक्विड को हीट करा एक फ्लास्क में। अच्छा, प्रोसेस ऑफ हीटिंग अ लिक्विड इन अ फ्लास्क, तो सर जो हम घर में करते हैं वो भी रिफ्लक्सिंग है? नहीं नहीं, आगे भी है भाई। आपने तो सोचा कि भैया चाय गर्म कर दी या वो पानी गर्म कर दिया सुबह सुबह, वो भी रिफ्लक्सिंग है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। प्रोसेस ऑफ हीटिंग अ लिक्विड इन अ फ्लास्क प्रोवाइडेड विद अ कंडेंसर, उसमें एक कंडेंसर ज़रूर होना चाहिए। प्रोवाइडेड विद अ कंडेंसर, कंडेंसर मतलब वही जो छान दे चीज़ें, प्रोवाइडेड विद अ कंडेंसर, ठीक है। और लिखना फिर इसमें जो वेपर्स बनेंगे, ऑब्वियस सी बात है जब आपने फ्लास्क को गर्म किया है ना, तो वेपर्स तो बनेंगे। लिखना द वेपर्स ऑफ द लिक्विड विच राइज अप, द वेपर्स ऑफ द लिक्विड विच राइज अप, द वेपर्स ऑफ द लिक्विड, वो लिक्विड के वेपर्स जो उठेंगे ऊपर की तरफ, विच राइज अप, द वेपर्स ऑफ द लिक्विड विच राइज अप, जो ऊपर की तरफ उठते हैं, गेट कंडेंस्ड बैक इनटू द फ्लास्क, गेट कंडेंस्ड बैक, गेट कंडेंस्ड बैक इनटू द फ्लास्क। नाम से ही पता लग रहा है क्या होना था, रिफ्लक्सिंग हो गया ना, री मतलब रिवर्सिबल, वैसे ही कुछ। तो आपने बोला कि भाई लिक्विड को हीट करा हमने फ्लास्क में और उसमें कंडेंसर है। वेपर्स ऑफ लिक्विड विच राइज अप, यानी जो लिक्विड के वेपर्स हैं जो ऊपर की तरफ गए, गेट कंडेंस्ड बैक इनटू द फ्लास्क, यानी कि वेपर ऊपर गए, कंडेंसर लगाया हुआ था आपने, वापस से चन के नीचे आ गए, जैसे होता ही है नॉर्मली। आपने वो उसके ऊपर रख दिया ढक्कन, ढक्कन पे वेपर्स आए, ठंडा होने के बाद वापस से वो लिक्विड बन गया, वैसा ही कुछ यहाँ पे हुआ। इसी को कहते हैं बेटा रिफ्लक्सिंग प्रोसेस, ठीक है। तो जो हमने लिखा था ब्रोमो एल्केन के बारे में, तो बस यही हमने करा था कि रिफ्लक्सिंग कर दी थी एल्कोहल की, है ना, हाइड्रोब्रोमिक एसिड के साथ, चुपचाप रख दिया था, वापस से कंडेंस होकर नीचे आ गया। अब बात करते हैं आयोडो एल्केन्स की, ठीक है। और जो श्रुति ने पूछा कि 2 डिग्री और 3 डिग्री, वैसे इसमें सच ज़्यादातर जो बनता है ना श्रुति, वो बनता है क्लोरो, मतलब क्लोरो एल्केन ज़्यादातर हमारा यूज़ में आता है, ठीक है। और ब्रोमो और आयोडो थोड़े कम बनते हैं, इसीलिए हम इनके 2 डिग्री 3 डिग्री की जल्दी से कोई बात हम करते ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि पहली बात तो बनते ही कम है, और दूसरा 2 डिग्री और 3 डिग्री तो बहुत दूर की बात है, पहले 1 डिग्री में ही खींच लें, लेकिन उसमें भी वही होगा सेम। ब्रोमो एल्केन में जहाँ आपने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिखा था, उसके नीचे हीट भी लिख लेना, क्योंकि आपने हीट भी किया था उससे, जो मैंने पहला एग्जांपल दिया था ना, CH3CH2OH प्लस HBr गिव्स CH3CH2Br प्लस HOH वाला, उसके नीचे हीट भी लिख लेना एरो के। ये हो गया बैक इनटू द फ्लास्क, ये वाला मार्कर। आगे बढ़ते हैं, तीसरा लिखना आयोडो एल्केन्स, आयोडो एल्केन्स यानी सारे लगभग देख लिए, क्लोरो देख लिया, ब्रोमो देख लिया, आयोडो देख लिया, सर फ्लोरो नहीं देखा, बताऊंगा उसको क्यों नहीं देखा, ठीक है, उसके साथ दिक्कत है। हाँ लिख लो, उसमें भी कर नहीं, उसमें तो हीट मैंने ऑलरेडी, अच्छा एरो पे मैंने क्वेश्चन लिखा था, हाँ एरो पे अगर क्वेश्चन लिखा तो हीट लिख लो उस पर आप, ठीक है। अब लिखना बेटा आयोडो एल्केन्स कैसे मिलेंगे, लिखो ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग एल्कोहल्स, ऑब्टेन्ड ये ऐसे मिलते हैं, ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग एल्कोहल्स, ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग एल्कोहल्स, आपने एल्कोहल को हीट किया, ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग एल्कोहल्स, जैसे ही आपने एल्कोहल को हीट किया, लिखना विद कांस्टेंट बॉइलिंग, हाइड्रो विद कांस्टेंट बॉइलिंग, सुप्रिया किसके साथ करेंगे बेटा हीट, विद कांस्टेंट बॉइलिंग, कौन सा एसिड, नाम क्या होना चाहिए, जैसे उसका हाइड्रोब्रोमिक एसिड था, इसका क्या होगा, आयोडिक एसिड, हाइड्रो आयोडिक बेटा, आयोडाइड नहीं, हाइड्रो आयोडिक एसिड, ठीक है, ये हो जाएगा। तो अगर मैं अल्कोहल को इसके साथ हाइड्रो आयोडिक एसिड के साथ बेटा क्या कर दूं, बॉईल कर दूं, हीट कर दूं, ठीक है, तो लिखना ब्रैकेट में 57%, तब आपका बन जाएगा काम 57%, वहाँ 40 था, यहाँ 57 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर लिखना, अच्छा ये जो C2 वाली बात हमने करी थी वो यहाँ पे भी एप्लीकेबल है, ठीक है। आप बोलोगे लाइक HBr की तरह आप HI को भी रिएक्शन के अंदर ही बना सकते हो, ठीक है। तो लिखना लाइक HBr, HI कैन ऑल्सो बी जनरेटेड इन C2, HI कैन ऑल्सो बी जनरेटेड इन C2, ठीक है। वो ये कह रहा है कि HBr की तरह HI को भी आप C2 में जनरेट कर सकते हो, जनरेटेड इन C2, ब्रैकेट में लिखना ड्यूरिंग द रिएक्शन, ड्यूरिंग द रिएक्शन, C2 ड्यूरिंग द रिएक्शन, रिएक्शन के दौरान, C2 मतलब वही होता है रिएक्शन के दौरान, ठीक है, ड्यूरिंग द C2, ठीक है। फिर लिखना
by the action of 95%, by the action of 95% phosphoric acid, 95% phosphoric acid, 95% phosphoric acid, 95% phosphoric acid on potassium iodide, on potassium iodide, on potassium iodide. ठीक है, मतलब सर समझ नहीं आई बात। जैसे वहाँ पे हमने करा था C2 में रिएक्शन के दौरान, है ना, या हमने बोला था कि भाई KBr ले लो चाहे NaBr ले लो, उसे हमने H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाया था, अंदर ही अंदर रिएक्शन में क्या बन गया था, HBr, और रिएक्शन हो गई थी। सेम गोज फॉर दिस। ठीक है, यहाँ पे हम दो रिएक्शंस लिखते हैं। पहली रिएक्शन मैंने बोला कि एक तो ये हो गई रिएक्शन CH3 CH2OH, आपने कहा ठीक है सर, प्लस हमने ले लिया HI, सिंपल है, कुछ नहीं, आपको पता है कि यही होने वाला है, यही कर रहे हैं हम तब से, HOH निकाले जा रहे हैं ना। ठीक है, और आपको क्या मिल जाएगा, आप बोलोगे सर ये मिल जाएगा हमें रिफ्लक्स करके, ये हो गया 10 के, तो आप बोलोगे यहाँ आ गया रिफ्लक्स, रिफ्लक्सिंग से आपने बोला रिफ्लक्सिंग से हमें मिल जाएगा CH3 CH2I, CH3 CH2I, और बाहर क्या निकल गया, तो बाहर निकल गया सिंपल HOH, ये आ गया CH3 CH2I, और ये आ गया बेटा HOH। ठीक है, अच्छा ये आ गया हमारे पास। फिर आगे बढ़ते हैं, अब है और C2 वाली रिएक्शन देख लेते हैं, वो क्या होगी, तो वो होगी बेटा CH3 CH2OH, इसके साथ अब अगर मुझे HI चाहिए रिएक्शन के अंदर अंदर ही, तो आप क्या लोगे, आप लोगे यहाँ से फॉस्फोरिक एसिड। अब सर फॉस्फोरिक एसिड क्या होता है, बताओ जरा, फॉस्फोरिक एसिड क्या होता है, 11वीं की बात है ये तो, कोरोना वाली। है H2SO4, हाँ हाँ H2PO4, P2SO4, अरे वाह वाह, तुमने तो ऐसी केमिस्ट्री बना देनी है बेटा, बहुत बढ़िया बेटा, अवॉर्डेड होगा ये नाम। फॉस्फोरिक एसिड होता है बेटा H3PO4, ये होता है फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, अपना ही कुछ भी सही है, चलो बढ़िया, याद तो रहेगा तुम्हें। H3PO4, और साक्षी बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ, सर P2SO4 कैसी बात कर रहे हो आप यहाँ पे खड़े होके, ये है आपका नाम, लिखो फटाफट इसमें H3PO4, अच्छा लगा मुझे, आई लाइक दिस कॉन्फिडेंस। H3PO4, आगे बढ़ो, गलत भी बताओ तो वाइवा में भी ऐसे ही करना बेटा, गलत भी बताओ लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ बताना, ताकि वहाँ भी वो इम्प्रेस हो जाएगा बंदा, अगला नंबर पूरे देगा तुम्हें, पक्की बात है। H3PO4 हीट, क्योंकि हम भी ऐसे करते थे, कभी कभी कर देते हैं, वो कॉन्फिडेंस इज मैंडेटरी बस, बाकी जवाब क्या दे रहे हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो बाद में बात की देखेंगे। H3PO4 आपने इसे हीट किया, आपने कहा ठीक है सर, किसके साथ, ऑन पोटेशियम आयोडाइड, और इसमें आपने क्या, अच्छा वो लिखना तो मैं भूल गया, पोटेशियम आयोडाइड, तो आपने बोला इन दोनों को हमने साथ में ले लिया, KI, उसके आगे लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, KI प्लस H3PO4, और इसको आपने हीट करा। जैसे ही आपने हीट करा, अब इससे क्या मिलेगा सर, इससे इन दोनों से तो HI मिल जाएगा आपको, है ना, और HI इसके साथ रिएक्ट करके वही HOH बना के बाहर निकलेगा, और बाहर निकलेगा तो आपको मिल जाएगा क्या, CH3 CH2I, और अब देखो बाहर क्या मिलेगा, वही मैंने अब उस टाइम भी बताया था, ये क्या हो जाएगा, KH2PO4, ऐसा होगा क्या, KH2PO4 होगा, नहीं होगा भैया, अभी तो बताया था एक H और एक OH बाहर निकल जाएंगे, तो बचा क्या, K और H2PO4 ही तो बचा, तो K के साथ आ जाएगा आपका KH2PO4 प्लस HOH बाहर निकल गया। इसका नाम है, कुछ आइडिया बताना, इंटरेस्टिंग नाम बता रहे हो तुम, इसका भी नाम देख लेते हैं आज जान के क्या होगा। K मतलब पोटेशियम, बिल्कुल वो तो सर आएगा ही, पोटेशियम आ गया। फिर आगे 2 हाइड्रोजन मतलब डाई हाइड्रोजन, ठीक है जी, और PO4 होता है बेटा फॉस्फेट, तो पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट लिख लो, पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट होता है ये। इसका नाम बताना, CH3 CH2OH, इथेनॉल, ये हो गया बेटा इथेनॉल, और कॉमन नेम इथाइल अल्कोहल, गुड। अगले वाले का, इधर भाई का नाराज हो जाएगा ये नहीं तो, बताओ, है आयोडो इथेन, ठीक है जी, और बेटा कॉमन इथाइल आयोडाइड, इथाइल आयोडाइड, बिल्कुल सही, नोट कर लो।
अब एक इंटरेस्टिंग चीज़, जैसा कि मैंने अभी बताया था और श्रुति ने क्वेश्चन पूछा था उसी से रिलेटेड है ना, होता क्या है कि जब हम कोशिश करते हैं ना सेकेंडरी और टर्शरी से इनको बनाने की, कुछ और ही हो जाता है, एल्कीन बन जाता है। देखते हैं कैसे बनता है, ठीक है। मिटा देते हैं ऊपर वाला। तो इसमें लिखना एक चीज़ कि इसमें लिखो कि अनलाइक एल्काइल हैलाइड्स, अनलाइक एल्काइल हैलाइड्स, अनलाइक एल्काइल हैलाइड्स, ठीक है। लिखना सेकेंडरी एंड टर्शरी ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स, सेकेंडरी एंड टर्शरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी आयोडाइड्स और ब्रोमाइड्स, सेकेंडरी और टर्शरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी आयोडाइड्स, हाँ, सेकेंडरी एंड टर्शरी आयोडाइड्स एंड ब्रोमाइड्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, इन्हें आप प्रिपेयर नहीं कर सकते, कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, कहाँ नहीं प्रिपेयर कर सकते देख लेते हैं। कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द रेस्पेक्टिव एल्कोहल्स, इन्हें आप रेस्पेक्टिव एल्कोहल से प्रिपेयर नहीं कर सकते, फ्रॉम द रेस्पेक्टिव एल्कोहल्स, फ्रॉम द रेस्पेक्टिव एल्कोहल्स। कह रहे हैं अनलाइक एल्काइल हैलाइड्स, एल्काइल हैलाइड्स के जैसे आप सेकेंडरी और टर्शरी आयोडाइड्स और ब्रोमाइड्स को प्रिपेयर नहीं कर सकते उनके एल्कोहल से। ऐसा क्यों सर? दिस इज बिकॉज सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्कोहल्स, दिस इज बिकॉज सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्कोहल्स ऑन हीटिंग, secondary and tertiary alcohols on heating, this is because secondary and tertiary alcohols, secondary and tertiary alcohols लिख लो, because secondary and secondary and tertiary, सही है, secondary and tertiary alcohols on heating with alcohols on heating with concentrated H2SO4, secondary and tertiary alcohols on heating with concentrated H2SO4 undergo dehydration, इनका डिहाइड्रेशन हो जाएगा जैसे ही आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ लगाते हो बेटा, ठीक है, अंडरगो डिहाइड्रेशन टू फॉर्म एल्कीन। तो जो उसने पूछा था H2SO4 ही लेंगे, हाँ लेंगे H2SO4 ही, पर H2SO4 क्या करेगा बेटा, पानी निकाल देगा, और पानी निकालेगा तो एल्कीन बना देगा। अब सर एल्कीन कैसे बना देगा भाई, देखते हैं, लिखो। और हाँ एक और चीज़ सर आपने नहीं बताई, फ्लोरीन के बारे में कोई बात ही नहीं करी आपने, है ना, तो फ्लोरीन के बारे में क्यों बात नहीं हुई, लिखना हाइड्रोजन फ्लोराइड। सबसे पहली बात, हाइड्रोजन जो फ्लोरीन होता है ना सबसे ऊपर आता है, सबसे ऊपर टॉप पे, मतलब कि अपने ग्रुप में आप देखोगे सबसे टॉप पे, और सबसे टॉप पे जो आता है वो हमेशा एनॉमलस बिहेवियर दिखाता है। क्यों? रीज़न ये होता है उसका साइज सबसे छोटा होता है। अब साइज सबसे छोटा है, बड़ी मुश्किल हो जाएगी इसकी रिएक्शन होने में, ठीक है। तो लिखना हाइड्रोजन फ्लोराइड इज द लीस्ट रिएक्टिव ऑफ द हाइड्रोजन हैलाइड्स, इज द लीस्ट रिएक्टिव ऑफ the hydrogen halides, is the least reactive of the hydrogen halides, यानी ये हाइड्रोजन हैलाइड्स में सबसे लीस्ट रिएक्टिव है, is the least reactive of hydrogen halides, ठीक है। हाँ ये नोट में ही चल रहा है बेटा, यस, अगला पॉइंट समझ सकते हो इसे आप। तो यहाँ पे हमने बोला कि जो हाइड्रोजन फ्लोराइड है ये लीस्ट रिएक्टिव होता है सारे हाइड्रोजन हैलाइड से, ठीक है, एंड द प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरोएल्केन्स एंड द prep of fluoroalkanes कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, तो इस मेथड से तो आप बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो सर कोई और होगा, हाँ आगे आएगा एक, उसमें देखेंगे। कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड या इज नॉट प्रैक्टिकल, ऐसे आप लिख सकते हो, बाय दिस मेथड, एंड द प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरोएल्केन्स इज नॉट प्रैक्टिकल बाय दिस मेथड, ऐसे लिख लो, इज नॉट प्रैक्टिकल बाय दिस मेथड, इज नॉट प्रैक्टिकल बाय दिस मेथड। इस मेथड से प्रैक्टिकल तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया। फिर लिखना कि इसमें और क्या है, हमने क्या पढ़ा था, RX वाला, हाँ ठीक है,
नोट कर लो पहले तो इसे, ठीक है। फिर एक और चीज़ देखते हैं इसमें, देखो जो अभी हमने RX वाली बात पढ़ी है ना, मतलब RX प्लस H2, सर ये हो क्यों, मतलब RX और H2O ही क्यों बन रहा है, कुछ और क्यों नहीं बन रहा है ना। तो लिखना सबसे पहले जो ये रिएक्शन जो हमने पढ़ी थी है ना, रिएक्शन, द रिएक्शन जो हमने पढ़ी थी, द रिएक्शन इज, लिखना द रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, द रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जो रिएक्शन हमने पढ़ी है ना RX वाली, वो एग्जाम्पल है किसकी सर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब सर ये क्या होता है न्यूक्लियोफिलिक, देखो न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या है, न्यूक्लियस होता है पॉजिटिव, फाइल होता है लविंग, है ना। पॉजिटिव लविंग कौन होते हैं, पॉजिटिव को प्यार करने वाले कौन, नेगेटिव होंगे कि नहीं होंगे भैया, पॉजिटिव को जो प्यार करेगा वो नेगेटिव को ऑपोजिट होता है ना, फाइल मतलब लविंग ही होता है, ठीक है। तो अब इसे सिंपल याद रखना है, N फॉर न्यूक्लियोफाइल, N फॉर नेगेटिव, जितने नेगेटिव स्पीसीज मिल गई सब न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो कह रहा है ये रिएक्शन एक एग्जांपल है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, जो हम आगे अभी पढ़ेंगे अभी, SN1 SN2 है ना। तो लिखना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन विच, जिसमें कि, अब सर न्यूक्लियोफिलिक ही क्यों, तो इसमें बेटा न्यूक्लियोफाइल है, कौन है सर दैट, ठीक है। न्यूक्लियस लविंग, पॉजिटिव लविंग नेगेटिव, और हेलोजन आपको पता ही होगा कौन होता है, नेगेटिव, तो वो न्यूक्लियोफाइल होता है ना। तो लिखना न्यूक्लियोफाइल दैट इज हैलाइड आयन, दैट इज हैलाइड आयन, यानी हैलाइड आयन जो होता है न्यूक्लियोफाइल होता है, अटैक्स टू या अटैक्स द प्रोटोनेटेड एल्कोहल। अब ये क्या करता है बेटा, ये अटैक कर देता है किस पे, प्रोटोनेटेड एल्कोहल पे। अब सर ये प्रोटोनेटेड एल्कोहल क्या होता है, प्रोटोनेटेड एल्कोहल, प्रोटॉन मतलब H पॉजिटिव, ऐसे प्रोटोनेटेड एल्कोहल जिसपे ऑक्सीजन पे क्या हो, पॉजिटिव, ठीक है, प्रोटोनेटेड एल्कोहल। अच्छा फिर लिखना विद द एक्सपल्शन ऑफ वाटर, विद द एक्सपल्शन ऑफ वाटर, एक्सपल्शन ऑफ वाटर का मतलब पानी निकाल दिया उसने, है ना। कैसे हुआ ये सब देखते हैं। विद द एक्सपल्शन ऑफ वाटर अ गुड लीविंग ग्रुप, ब्रैकेट में लिखना अ गुड लीविंग ग्रुप, वाटर ब्रैकेट में अ गुड लीविंग ग्रुप, अ गुड लीविंग ग्रुप, ठीक है जी, सिंपल है। क्या कहा उसने देख लेते हैं। यह रिएक्शन एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जिसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है किसे, प्रोटोनेटेड अल्कोहल को, और क्या निकाल देता है, पानी निकाल देता है, ठीक है जी। अब यहाँ पे हमने बोला ROH, ऐसे लिखते हैं, ROH को हमने ऐसे लिख दिया। ऑक्सीजन के पास होते हैं कितने इलेक्ट्रॉन, आप बोलोगे 6 होते हैं सर, यहाँ पे उसने 1 ले लिया, यहाँ पे उसने 1 ले लिया, बचे कितने 4, 2 ये रहे, 2 ये रहे, सही है भाई, उसके 6 होते हैं ना लिविस डॉट स्ट्रक्चर, तो 2 और 2 क्या हो गए, लोन पेयर से हो गए। आपने कहा हाँ सर खाली बचे हुए हैं ना। अब आपने बोला सर इसके साथ आप लोग किसे, H पॉजिटिव को, अब ये H पॉजिटिव कहाँ से आया होगा, बताना H पॉजिटिव कहाँ से आया होगा, कहाँ से, हाँ वो तो होगा, लेकिन आया कहाँ से होगा H पॉजिटिव, वो रिएक्शन याद करो। सबसे पहले ROH के साथ हम HX डाल रहे थे, अभी जब शुरुआत में मैंने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन कराया था, HX डाल रहे थे कि नहीं डाल रहे थे, तो आप बोलोगे सर ये जो HX है यही तो टूटा, कैसे टूटा, H पॉजिटिव और X नेगेटिव में, तो H पॉजिटिव जो आया वो यहीं से आया HX से, तो वहाँ मैंने H पॉजिटिव लिख दिया। आपने कहा ठीक है सर, H पॉजिटिव लिख दिया। फिर तो जैसे ही मैंने H पॉजिटिव लिखा, अब पॉजिटिव को किसकी तलाश है, नेगेटिव की, तो ये इलेक्ट्रॉन सीधे सीधे इस पे जाएंगे, सीधे सीधे इस पे जाएंगे H पॉजिटिव पे, तो आपने कहा हाँ सर ये ले लेगा इलेक्ट्रॉन को। जैसे इसने इलेक्ट्रॉन लिए बेटा तो क्या बन गया, आप बोलोगे सर ये बन जाएगा ROH। अब देखो H इसके साथ चला गया, H कितने हो गए, आपने बोला सर 2 हो गए, है ना। और ये अब देखो इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया और पॉजिटिव इसके ऊपर आ गया, तो आपने लिख दिया यहाँ पे ROH2 पॉजिटिव। अच्छा सर ये बात भी हमें समझ में आ गई। और सर ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो हमने यहाँ लगा दिए, जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं ऑलरेडी वो हमने यहाँ लगा दिए, ठीक है, ROH2। इतनी बात समझ आई या नहीं आई ये बताओ, पहले तो दोबारा बताते हैं। देखो यहाँ पे मैंने एक शब्द लिखा था बेटा सुप्रिया, प्रोटोनेटेड अल्कोहल,
ऐसा अल्कोहल जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो। सर कैसे? प्रोटॉन, प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज। मैंने क्या करा, मुझे ROH के साथ HX लेना था। आपने कहा हाँ सर पूरी रिएक्शन करनी है ना, तो उसका मैकेनिज्म बता रहा हूँ कि फाइनली मतलब रिएक्शन हुई कैसे। आपने बोला ROH और यहाँ आ गया H पॉजिटिव। कहाँ से आया सर? HX जब टूटेगा तो ऐसे देगा 2 आयन, जैसे HCl हो गया तो H पॉजिटिव Cl नेगेटिव देता है, तो आपने बोला H पॉजिटिव X नेगेटिव। यहाँ से H पॉजिटिव उठाया, यहाँ रख दिया। आपने बोला ये इसके साथ रिएक्ट करेगा, इसके पास एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन का भंडार है, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ आ गए। आपने कहा ठीक है सर आ गए। या आप ये भी बोल सकते हो कि ये H इसके साथ आ गया, ठीक है। तो जैसे ये H इसके साथ आएगा अपना पॉजिटिव लेके आएगा। आपने बोला हाँ सर भैया ये जो है अपना पॉजिटिव लेके आया। आपने कहा OH और एक और H आ गया तो H2 हो गया। समझ में आ रही है बात? O के साथ H था, ये H और आ गया, तो आपने बोला सर ये तो इसके साथ आया था तो ये भी तो इसी के साथ है। लिखने के लिए तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो ना, RO, एक H आपने यहाँ लिख दिया, एक H आपने यहाँ लिख दिया, बात तो वही है। तो लिए H लेके आ गया तो ऑक्सीजन पे क्या हो गया? ऑक्सीजन पे हमने पॉजिटिव चार्ज लिख दिया। अब सर ऐसा होता है क्या? हाँ बिल्कुल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही हमने पॉजिटिव चार्ज लिखा तो नीचे के जो इलेक्ट्रॉन है वो तो एज इट इज रहेंगे। आपने कहा सर वो एज इट इज रहेंगे, ये रहे। और यहाँ मैंने लिख दिया OH2 और यहाँ आ गया पॉजिटिव। बस इतनी सी बात हमने करी है, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास ROH2 और इसी को हम क्या बोलते हैं? प्रोटोनेटेड अल्कोहल, क्योंकि इसमें क्या आ गया? इसमें आ गया आपका पॉजिटिव चार्ज, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। ROH2 ये आ गया प्रोटोनेटेड अल्कोहल। सर अब क्या करेंगे? सिंपल है, क्या आया आपके पास? प्रोटोनेटेड अल्कोहल, है ना। अब सर पॉजिटिव हमने क्यों लगाया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा थे, इसका मतलब यहाँ पे हो जाना चाहिए था, है ना। तो आपने बोला कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा थे तब भी क्यों नहीं हुआ सर? तो वो देखते हैं क्यों नहीं हुआ। अब देखना जरा, मेरे पास एक बार मैंने किसको उठाया? H पॉजिटिव को। आपने कहा हाँ सर उठा दिया। अब बचा कौन? X नेगेटिव, यही तो बचा है। आप बोलोगे X नेगेटिव लगा देते हैं। मान लो अगर मैं यहाँ पे ये नहीं लिखता, ये नेगेटिव किसके पास जाता? कहीं नहीं जा पाता ना, इसीलिए हमने यहाँ पे पहले उसे प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनाया। अब ये जो नेगेटिव है इसका काम क्या है? पॉजिटिव से मिल जाना। जैसे ही पॉजिटिव से मिल जाएगा क्या होगा? आप बोलोगे सर ऐसा होगा इसमें हिसाब किताब की एक और चीज़, हाँ इस तरीके से होगी रिएक्शन, देखना ज़रा। और ये मैकेनिज्म है पूरा RX प्लस HOH का, ठीक है, कि हुआ कैसे। X नेगेटिव याद होगा मैंने उस टाइम पे लिखवा था कार्बोकैटायन फलाना ढिमकाना, प्लस आपने बोला R और ये है मेरे पास OH2 और ये आ गया पॉजिटिव, ठीक है। इसको पढ़ना जरा उल्टा, है ना। H2O पढ़ा जा रहा है, H2O पढ़ा जा रहा है सर। ऐसा कोई कंपाउंड पॉसिबल नहीं होता सर। अभी तो फिर आपने वहाँ क्यों लिखा? वहाँ इसलिए लिखा है क्योंकि ये बीच की बातें हो रही हैं। हमने फाइनल प्रोडक्ट क्या देखा था? RX प्लस H2O देखा था। ये अंदर की बात हो रही है, मैकेनिज्म। आपने बोला कि सर ये जो आया ROH2 जो यहाँ पे आया हमारे पास, है ना, ये स्टेबल नहीं होगा। कोई भी वो चीज़ स्टेबल नहीं हो सकती जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ऑक्सीजन कभी पॉजिटिव हो सकता है? नहीं, देख लो ऑक्सीजन कभी पॉजिटिव नहीं हो सकता, लेकिन उसके ऊपर पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब ये स्टेबल नहीं है, इसका मतलब ये तुरंत यहाँ से बाहर होगा। आपने कहा अच्छा सर। और जैसे ही मान के चलो ये बाहर हुआ, H2O बाहर हो जाएगा, इसको कमी पड़ गई। किसकी कमी पड़ गई? इलेक्ट्रॉन की। कार्बोकैटायन बन गए, बताया था ना मैंने, कार्बन पे पॉजिटिव कार्बोकैटायन। ये था मेरा कहने का मतलब। जैसे ये H2O साइड हुआ, H2O के साइड होते ही ये पॉजिटिव हो गया, और पॉजिटिव को नेगेटिव कौन देगा? आप बोलोगे ये देगा, तो ये इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा और आप बोलोगे ये बाहर चला जाएगा। तो इसने हमें क्या दिया? आप बोलोगे R और X मिल गया प्लस वही H2O आपका बाहर निकल के तैयार। यही शायद हमने करा था, याद कर लो, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई पूरी मैकेनिज्म। इसे आप बोलोगे हैलाइड आयन। ये हो गया आपके पास ROH2, तो इसको तो हमने लिख दिया क्या है? प्रोटोनेटेड अल्कोहल। तो ये आ गया प्रोटोनेटेड अल्कोहल, प्रोटोनेटेड अल्कोहल RX प्लस H2। आपने कहा बहुत बढ़िया सर, समझ आ गई बात। अब एक चीज़ होती है जिसे हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन एसिड्स, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन एसिड्स। हैलोजन एसिड्स की ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होती है? ठीक है, विद अल्कोहल्स। किसके साथ? अल्कोहल्स के साथ। यानी अगर आपको अल्कोहल्स के साथ रिएक्शन करानी है हैलोजन एसिड्स की, तो आप कैसे कराओगे? लिखना इज, ये इस तरीके से होती है बेटा। सबसे पहले कौन आता है? सबसे पहले आता है HI, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव बेटा,
एल्कोहल के साथ तुरंत लाओ इसे, रिएक्शन तैयार है, ठीक है। फिर लिखना HBr और फिर आएगा HCl। दूसरा तो अब हमें पता ही है HF तो होगा ही नहीं, बनता ही नहीं है, तो होगा कहाँ से, है ना। अच्छा जी, फिर इसमें लिखना कि सिंस द न्यूक्लियोफिलिसिटी, अब सर ये क्या होता है न्यूक्लियोफिलिसिटी, सिंस द न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब होता है लिखना दैट इज टेंडेंसी टू डोनेट एन इलेक्ट्रॉन पेयर, दैट इज टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी को बेटा न्यूक्लियोफिलिसिटी बोलते हैं। टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, टू डोनेट एन इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है, टू कार्बन आटम, टू डोनेट एन इलेक्ट्रॉन पेयर टू अ कार्बन आटम, एन इलेक्ट्रॉन पेयर टू अ कार्बन आटम। एक कार्बन आटम को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी को ही आप न्यूक्लियोफिलिसिटी बोलते हो। आपने एक कार्बन को इलेक्ट्रॉन पेयर पूरा का पूरा दे दिया, ठीक है। ऑफ द हैलाइड आयंस, ऑफ the halide ions decreases, of the halide ions decreases, of the halide ions decreases, of the halide ions decreases in the order, decreases in the order I negative, फिर आ गया आपका Br नेगेटिव और फिर आ गया Cl नेगेटिव। I नेगेटिव या इसमें ऐसे लगा देना साइन, I नेगेटिव Br नेगेटिव और ये आ जाएगा Cl नेगेटिव। सर ये बात समझ नहीं है क्या हो रही है, देखो ज़रा, मैंने यहाँ पे रिएक्टिविटी लिखी HI HBr HCl, है ना। आपने बोला सर आपको कैसे पता ऐसा ही होगा, फिर मैंने नीचे इसका रीज़न लिखा, मैंने लिखा सिंस द न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी मतलब टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की। हर कोई इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट नहीं कर सकता, जिसके पास है वही तो डोनेट करेगा। भाई जो अमीर है थोड़ा बहुत वही तो पैसा बरसाएगा, अब जिसका खुद ही पैसा नहीं हो कहाँ से देगा किसी को, है ना, वो चीज़ है सिंपल सी। तो भाई साहब इसके पास है इलेक्ट्रॉन पेयर, मतलब हैलाइड आयन के पास, आप बोलोगे न्यूक्लियोफिलिसिटी मतलब वो टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन पेयर देने की किसी कार्बन आटम को ऑफ द हैलाइड आयन। अब ऑब्वियस सी बात है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी होगी, हैलाइड आयन की, क्योंकि वही दे सकता है इलेक्ट्रॉन पेयर, तो है ना। कह रहा है ये डिक्रीज होती है इस ऑर्डर में, किस ऑर्डर में, आई नेगेटिव, सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी इसकी हुई क्योंकि इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते, साइज बड़ा है ना, साइज बड़ा है तो ऑब्वियस इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा होंगे ना। फिर Br नेगेटिव और फिर Cl नेगेटिव, F का तो कहीं लेना देना है ही नहीं। आपने कहा ठीक है सर, अच्छा, और इसी की वजह से जो ऑर्डर बनता है हेलोजन एसिड्स का, ये सारे नेगेटिव हैं, बस इसके साथ क्या जोड़ना है, H ही तो जोड़ना है, तो यहाँ से जैसे ही आप H जोड़ दोगे तो ये ऑर्डर बन जाएगा। इस वजह से ये ऑर्डर आया किसका, जब आप हेलोजन एसिड को अल्कोहल के साथ रिएक्ट करते हो, सबसे पहले रिएक्ट होगा HI, फिर होगा HBr और फिर जाके कहीं HCl होता है, ठीक है। अपने आप हो जाएगा, इनका ऑर्डर ही ऐसा। आगे लिखना इसमें कॉमा करके कि I नेगेटिव, Br नेगेटिव और Cl नेगेटिव, फिर लिखना द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन एसिड्स डिक्रीजेज इन द सेम ऑर्डर, the order of reactivity of halogen acids, the order of reactivity of halogen acids decreases in the same order, halogen acids decreases, ये decrease होता है बेटा, decreases in the same order, decreases यहाँ लिख रहा हूँ, decreases in the same order, ये decrease होता है same order में। कौन सा सेम ऑर्डर सर, ये जो अभी आई नेगेटिव वाला लिखवा है वही, दैट इज लिखना सेम ऑर्डर, दैट इज HI फिर HBr और फिर HCl, ये बात हमें समझ में आ गई। डिक्रीजेस इन द सेम ऑर्डर दैट इज HI HBr और HCl, ठीक है। और फिर इसमें ये बात भी लिखना, ये ऑर्डर है किस बेसिस पे, इसमें लिखो कि this order is also in accordance with this order is also in accordance with this order is also in accordance with bond dissociation, accordance with bond dissociation, ठीक है, bond dissociation enthalpies of HX bonds, bond dissociation enthalpies of HX bonds, ठीक है,
वो ये कह रहा भाई साहब ये ऑर्डर ना ऐसे फर्जी ऑर्डर नहीं है, सिंपल सी बात है, ये ऑर्डर इस तरीके से दिया गया है। बॉन्ड एंथैल्पी मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी मतलब बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, दैट इज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। ठीक है, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी वही है HCl की सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है सर, इसकी सबसे कम क्यों? अरे सिंपल सी बात है यार, साइज़ बड़ा होगा आसानी से टूट सकती है कोई भी चीज़, साइज़ छोटा होगा तो उसने जकड़ के पकड़ रखा होगा, सिंपल, इसीलिए HI आसानी से टूट जाता है। और क्योंकि आसानी से टूट जाएगा या I आसानी से टूट सकता है, ये I नेगेटिव की जो होगी कैपेबिलिटी क्या होगी, वो इसके साथ मिलने की आप बोलोगे ज़्यादा हो, मतलब जल्दी से टूट सकता है तो इजीली रिएक्शन हो जाएगी, जल्दी से नहीं टूटेगा तो थोड़ा सा टाइम लेके रिएक्शन होगी, इसी वजह से ऑर्डर ये आता है। आई बात समझ में या नहीं आई बेटा? सही है, ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं इसमें। सर ये बात तो आपने बता दी, और अगर हम एक चीज़ और लिखें इसमें, लिखना कि the bond dissociation enthalpy of HI, the bond dissociation enthalpy of HI, dissociation enthalpy of HI, जो bond dissociation enthalpy HI की, obvious है यहाँ बताना क्या होगी HI की bond enthalpy, HBr से ज़्यादा होगी कम होगी? Bond dissociation enthalpy of HI is less than that of HBr or more than that of HBr? कम होगी, बिल्कुल। तो आप लिखना HI is less than, is the bond dissociation enthalpy of HI is less than, क्या लिखना, that of HBr, than that of HBr and HBr, और HBr की HCl से कम होगी ज़्यादा होगी बेटा? विच इज, ये HBr की HCl से लेस होगी ज़्यादा होगी बेटा? कम होगी, लिखना विच इज लेस देन दैट ऑफ HCl, विच इज लेस देन दैट ऑफ HCl। आपने कहा ठीक है सर, जो कि HCl से भी कम होगी। आपने कहा बहुत बढ़िया सर, शाबाश। फिर इसमें लिखना एक और चीज़, चलो यहाँ तो हौच पौच हो जाएगा, कोई नहीं। अगला लिखेंगे हम रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल्स। सर अभी आपने बताया था 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल, है ना, ये तो आपने बता दिया इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है। अब ये बताओ कि अल्कोहल में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होता है? अभी पढ़ के आए हैं, कौन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, याद करो। एनहाइड्रस ZnCl2 की किस में ज़रूरत नहीं पड़ी थी? 3 डिग्री में। तो टर्शरी हमेशा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, क्यों होता है देखेंगे अभी, उसे भी कर लिया नोट। चलो ऊपर वाला मिटा देता हूँ। इसमें लिखना जरा कि रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल्स इज, रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल्स इज, पहला आता है बेटा टर्शरी, फिर इसके बाद होता है सेकेंडरी, फिर इसके बाद होता है प्राइमरी। टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी, ये इस तरीके से इसकी रिएक्टिविटी होती है। ठीक है, अब सर होती क्यों है, लिखना दिस इज इन अकॉर्डेंस विद, दिस इज इन, अरे गाजर का हलवा कौन लाया भाई, मुझे भी खिला दो भाई, लाया कोई तो, लाई है श्रुति, रिया लाई है तू गाजर का हलवा? रिया तो अकेली आती है ऐसे ही, मुझे लगा जेब में डाल के तो नहीं लाई तू? नहीं है तो मेरे को खिला के जाना भाई, सिंपल बता रहा हूँ अभी, है ना। अच्छा घर पे बना हुआ है, चल आज तेरे घर चलते हैं, तेरी स्कूल की छुट्टी। दिस इज इन अकॉर्डेंस विद, ठीक है, द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। और ये एकदम से तुम्हें गाजर का हलवा याद कैसे आ गया भाई श्रुति? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, अच्छा बना के तुम्हें चढ़ा रही थी वो। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, दिस इज इन अकॉर्डेंस विद द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, ठीक है, फॉर्म्ड इन द ट्रांजिशन स्टेट, फॉर्म्ड
इन द ट्रांजिशन स्टेट। अब सर ये ट्रांजिशन स्टेट कौन सी होती है? बेटा ट्रांजिशन स्टेट वो होती है जब आधी रिएक्शन हो रखी होती है, ठीक है। मतलब कि ट्रांजिशन स्टेट ऐसी होगी जिसको वो बाद में पूरी हो जाएगी, अभी मैं बताऊंगा, जब मैं SN1 SN2 बताऊंगा ना तुम्हें, तब बताऊंगा ट्रांजिशन स्टेट प्रॉपरली क्या होती है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि एक्चुअली में जो ये टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी है ना, ये कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के हिसाब से होता है। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के हिसाब से कैसे? 3 डिग्री वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री, ठीक है। तो आपने कहा अच्छा सर आगे बढ़ते हैं। लिखना इसमें कि द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, ये वाला मिटा देता हूँ। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, अब जरा कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखते हैं। लिखना कि द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन डिक्रीजेस इन द ऑर्डर, द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन डिक्रीजेस इन द ऑर्डर, डिक्रीजेस इन द ऑर्डर। ये किस ऑर्डर में डिक्रीज होगा? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। सबसे ज़्यादा स्टेबल 3 डिग्री होता है, फिर आता है आपका 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री बेटा। एंड हेंस द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल्स, एंड हेंस द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल्स। इसीलिए बेटा जो एल्कोहल्स की रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है ना, वो ये होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, है ना। लिखना देयरफॉर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल्स ऑल्सो डिक्रीजेस इन द सेम ऑर्डर, ऑल्सो decreases in the same order, decreases in the same order। इसीलिए ये भी सेम ऑर्डर में डिक्रीज करता है, decreases in the same order, that is 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री एल्कोहल। ये हो गया, समझ आ गई बात। वो ये कह रहा है कि भाई साहब ये जो होता है ये कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के हिसाब से होता है काम। कह रहा है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन डिक्रीजेस इन द ऑर्डर, इस ऑर्डर में स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है कार्बोकैटायन की, और इसीलिए जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होती है एल्कोहल्स की, वो भी बेटा इसी ऑर्डर में डिक्रीज करती है, ठीक है। चलो जी, इसको बहुत अच्छे से देखेंगे हम आगे मैकेनिज्म जब मैं इसका बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, अब फिर हमने इसके बाद बोला था कि हाइड्रोजन हैलाइड से तो बनता ही है, और किससे बोला था? फॉस्फोरस हैलाइड से, और किससे बोला था? और बोला था हमने इससे थायोनाइल क्लोराइड से। तो अभी हम एक चीज़ देखने वाले हैं यहाँ पे। सबसे पहले नियोपेंटाइल क्लोराइड, एक चीज़ होती है नियोपेंटाइल क्लोराइड, है ना। चलो पहले तुम्हें लिख के बता देता हूँ एक चीज़, नोट कर लिया? मिटा दूँ? ठीक है। नियोपेंटाइल क्लोराइड क्या होता है पहले तो चेक कर लेते हैं, बता ही रखा है मैंने तुम्हें वैसे तो इसमें एक चीज़ लिखो कि नियोपेंटाइल क्लोराइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, नियोपेंटाइल क्लोराइड, नियोपेंटाइल क्लोराइड, नियोपेंटाइल क्लोराइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। नियोपेंटाइल क्लोराइड को आप प्रिपेयर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? लिखना कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ HCl, बाय द एक्शन ऑफ HCl। यानी वो ये कह रहा है नियोपेंटाइल क्लोराइड को आप डायरेक्ट HCl से, मतलब HCl डाल दिया आपने किस में, जैसे हम पीछे डाल रहे थे नियोपेंटाइल अल्कोहल में। देखो हमने क्या पढ़ा था, HX में ROH में आपने HX डाला तो क्या बन गया RX प्लस HOH। यहाँ पे आपने लिखा नियोपेंटाइल क्लोराइड, सर वो कैसे बनना चाहिए? नियोपेंटाइल अल्कोहल लिया, HCl लगाया, OH और मतलब OH हटा, Cl आ गया, सिंपल। पर ये ऐसे बनता नहीं है। क्यों नहीं बनता सर ऐसे? वही देखना है हमें। लिखना नियोपेंटाइल क्लोराइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ HCl ऑन नियोपेंटाइल अल्कोहल। यानी अगर आप नियोपेंटाइल अल्कोहल में अल्कोहल के साथ HCl लोगे, नियोपेंटाइल क्लोराइड नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? चेक करेंगे हम, ठीक है। लिखना कि नियोपेंटाइल अल्कोहल फुल स्टॉप, फिर लिखो कि इट कैन बी बेस्ट प्रिपेयर्ड बाय, इट कैन बी बेस्ट प्रिपेयर्ड बाय, इसको आप बेस्ट प्रिपेयर कर सकते हो, इट कैन बी बेस्ट प्रिपेयर्ड बाय। तो सर जब ऐसे नहीं बनेगा तो फिर कैसे बनेगा? लिखना बाय फोटोकेमिकल क्लोरिनेशन ऑफ नियोपेंटेन, फोटोकेमिकल क्लोरिनेशन ऑफ, फोटोकेमिकल क्लोरिनेशन ऑफ नियोपेंटेन, क्लोरिनेशन ऑफ नियोपेंटेन, यानी फोटोकेमिकल क्लोरिनेशन नियोपेंटेन का। अच्छा सर ये बात समझ नहीं है, ये HCl से क्यों नहीं बना?
HCl से बनना चाहिए था ना, अभी तो हमने यही पढ़ा है कि भैया जब आप अल्कोहल में HCl डालोगे तो क्लोराइड बन जाता है, पर ये क्यों नहीं बन रहा, देखते हैं अभी ये क्यों नहीं बन रहा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, अच्छी चीज़ है, मैकेनिज्म यहाँ से तुम्हें कुछ कुछ अब समझ में आने लगेंगे। देखो अल्कोहल से पहले बेटा नियोपेंटाइल, वाह पेंटाइल होगा बेटा, नियोपेंटाइल। मज़े लेने की वो छोड़नी नहीं है बेटा जिद, कई बार तो सर हमें भी लेने पड़ते हैं। नियोपेंटाइल बिल्कुल सही है, अब सही हो गया नियोपेंटाइल अल्कोहल। ठीक है, पर सर ऐसा हुआ क्यों कि भाई अभी तक तो हमने यही पढ़ा था RX में अगर HCl डाल देंगे क्या बनेगा, वो बन गया मतलब RCl बन के और HOH बन के तैयार, पर यहाँ क्यों नहीं हो रहा है? देखते हैं। सबसे पहले तो नियो का मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ, नियोपेंटाइल अल्कोहल मैंने बोला था नियो शुरू ही 5 से होता है ना, तो नियोपेंटाइल मतलब प्लस बनाएंगे सर, ये इधर ये सर OH कहाँ गया, फिर कहीं भी लगा दो, यहाँ लगा दिया मैंने OH हमने। ठीक है सर, H2 H3 ये आ गया H3, ये बन गया क्या, नियोपेंटाइल अल्कोहल। अच्छा सर इसमें क्या होना चाहिए, नियोपेंटाइल अल्कोहल, इसमें मैंने कहा अगर मैं HCl डालता हूँ बनना क्या चाहिए था, HOH निकलता सर, Cl लगता। सर हमें कैसे पता लगेगा ये नहीं बनेगा, अभी बताता हूँ कैसे पता लगेगा। इतनी बात समझ आई, ये आ गया नियोपेंटाइल अल्कोहल। आपने बोला सर इसको ना आप ऐसे लिखो ज़्यादा अच्छा लगेगा कि, अच्छा ये तो मैंने लिख लिया OH और यहाँ हमने लिख दिया कि, देखो अब हमने क्योंकि मैकेनिज्म पढ़ लिया है, अभी मैंने HX को बताया था HX कैसे टूटता है, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। आपने बोला सर यहाँ पे आपने बताया था कि 2 लोन पेयर थे इसके पास, बिल्कुल थे। HCl का H पॉजिटिव इस पे आएगा, जैसे मैकेनिज्म कराई थी वही बता रहा हूँ, H पॉजिटिव आएगा इस पे। आपने कहा हाँ सर आएगा, जैसे ही H पॉजिटिव इस पे आएगा OH2 बना देगा इसे। आपने कहा बिल्कुल बनाएगा सर, है अब देखना ज़रा। आपने बोला ये इसको दूसरे मार्कर से यहाँ बना देता हूँ, ये गया इसके साथ। आपने कहा हाँ सर ठीक है, फिर हमने लिखा कार्बन 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 कार्बन, ये कार्बन यहाँ तक तो सब सही है, H3 ये भी हो गया H3, ये हो गया H2। और फिर आपने बोला पर सर ये जो आ गया, ये आ गया आपका OH2, ये आ गए 2 लोन पेयर और यहाँ ऊपर आ गया पॉजिटिव। क्यों जी, सही है, यही हमने पढ़ा था। आपने कहा बिल्कुल सही है सर, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। फिर मैंने तुम्हें क्या बोला था, वो अनस्टेबल है, ये क्या है, अनस्टेबल है। आप बोलोगे सर इसका नाम होगा क्या, तो इसे हम लिखेंगे प्रोटोनेटेड नियोपेंटाइल अल्कोहल। अच्छा सर, प्रोटोनेटेड नियोपेंटाइल अल्कोहल, ये प्रोटोनेटेड नियोपेंटाइल अल्कोहल है। आपने बोला ठीक है सर, अब क्योंकि पॉजिटिव आ चुका है अपने आप ही टूट जाता है, ये अपने आप ही उधर सरक जाएगा। ठीक है, जैसे ये उधर सरका H2 आपका निकल गया। आपने कहा बहुत बढ़िया सर, ठीक है जी। अब देखो यहाँ से मैंने बोला यहाँ से H2O निकल चुका है। आपने कहा हाँ सर H2O तो निकल गया है ना, अब बचा क्या, तो आपने बोला अब बचा सर ये, देखो ये बचा कार्बन 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 और यहाँ कार्बन और यहाँ कार्बन ना, ये H2 बच गया बेटा, दिस इज H3, ये H3 और ये आ गया H3। अब देखो H2 बचा हुआ है ना, आपने कहा हाँ सर H2 बचा हुआ है। अब मुझे ये बता सुप्रिया बेटा, अगर यहाँ से ये निकल गया तो क्या इस कार्बन पे पॉजिटिव आएगा, इसका बॉन्ड टूट गया ना यहाँ से, तो इस पर पॉजिटिव बच जाएगा। तो आप बोलोगे हाँ सर ये बच गया पॉजिटिव, इसी को बोलते हैं साक्षी, इसी को बोलते हैं कार्बोकैटायन। ये अब आ चुका हमारे पास क्या, कार्बोकैटायन, प्लस आ गया ना इसके ऊपर, क्योंकि इससे OH निकल गया तो यहाँ प्लस आ गया। आपने कहा बहुत बढ़िया सर। यहाँ से अब एक चीज़ आप सीखोगे, वो चीज़ क्या होती है। अब देखो हमें यहाँ पे 2 चीज़ें होती है, एक होता है मिथाइल शिफ्ट, एक होता है हाइड्राइड शिफ्ट, है ना। ये मैं बताता तुम्हें पर नहीं था उतना टाइम, अब यहाँ देख लो, एक होता है मिथाइल शिफ्ट, एक होता है हाइड्राइड शिफ्ट, है ना। यहाँ पे कहीं हाइड्रोजन दिख रहा है आपको, दिख तो सर बहुत सारे रहे हैं लेकिन ज़्यादातर मिथाइल दिख रहा है, मतलब अगर हम इधर उधर देखें तो मिथाइल हमें ज़्यादा दिख रहा है ना। अभी मैंने तुम्हें क्या बताया था, 3 डिग्री वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, यही बताया था, है ना। ध्यान से सुनना, यहाँ पे ना ये CH3 अपने आप ही शिफ्ट हो जाएगा। सर ऐसा क्यों करेगा वो, ऐसा इसलिए करेगा वो क्योंकि बेटा यहाँ पे क्या है, इसके पास पॉजिटिव है, ये इसे बेचारा वो नहीं देख पाएगा कि यार इस बेचारे के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, पॉजिटिव सा हो गया, बेचारा गरीब हो गया, इसके पास है नहीं इलेक्ट्रॉन, है ना। तो ये दया दिखाएगा और ये क्या करेगा, ये आगे शिफ्ट होना चाहेगा, किसके पास, ये सीधे शिफ्ट होगा बेटा इसके पास,
इसके पास शिफ्ट होना चाहेगा। सर ऐसा क्यों कर रहा है? ऐसा इसलिए कर रहा है बेटा क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। क्या सर ये अपने आप होगा? हाँ जी अपने आप होगा, मतलब ये CH3 चुपचाप उधर चला जाएगा। ठीक है, आपने कहा बहुत बढ़िया सर। अच्छा अब सबसे पहली बात मुझे बताओ, ये कार्बोकैटायन है पर कौन सा डिग्री कार्बोकैटायन है? ये कार्बोकैटायन है, कौन सा डिग्री? इसके साथ कितने कार्बन? बस रिया यही तो गलती कर दी बेटा, 3 डिग्री नहीं, 3 तो इसके साथ हैं, इसके साथ तो 1 है ना। आप बोलोगे इसके साथ सिर्फ 1 ही है सर, तो आप बोलोगे ये है 1 डिग्री कार्बोकैटायन, ये आ गया 1 डिग्री कार्बोकैटायन। आपने कहा बहुत बढ़िया सर। अच्छा सर एक बात बताओ कि आप मतलब ये इधर ही क्यों हो जा रहा है? अगर मुझे भी बताना, ये CH3 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तब ये कौन सा डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा, बताना ज़रा। चलो मैं एक बार शिफ्ट करके बता देता हूँ तुम्हें, ठीक है। तो इसको हम वहाँ लिख देता हूँ मैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ रीअरेंजमेंट हुआ। सर कैसा रीअरेंजमेंट? रीअरेंजमेंट हुआ बेटा 1-2, इसे हम बोलते हैं 1-2 मिथाइल शिफ्ट हुआ, ये मिथाइल शिफ्ट, 1-2 मिथाइल शिफ्ट। कैसे हुआ सर? देखो ज़रा, अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करूँ 1 2 3 ऐसे कर सकते हो आप, या फिर 1 2 3 आप ऐसे कर सकते हो ना। और क्योंकि अभी कार्बोकैटायन है, शिफ्टिंग तो कार्बोकैटायन से हुई है तो नंबरिंग भी यहीं से हो गई। तो आप ये समझ लो कि 1 और 2 पे मिथाइल शिफ्ट हो गया, 2 से हमने मिथाइल उठाया 1 पे शिफ्ट कर दिया, सिंपल। इसलिए से हमने 1-2 मिथाइल शिफ्ट बोला। समझ आ गई बात? उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना क्या है क्या नहीं है, बस 1-2 मिथाइल शिफ्ट हमने वहाँ पर लिख दिया। अब ये मिथाइल शिफ्ट होकर बना क्या सर, ये बताओ पहले तो। अब देखना ज़रा, जैसे ही मिथाइल शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे आया हमारे पास, अच्छा अब ये जो मैंने बताया तुम्हें कि 1-2 मिथाइल शिफ्ट होता है, ये होता क्यों है देखना ज़रा। अगर मैं कार्बन 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 ये लगा दूँ, 3 कार्बन लग गए, आपने कहा ठीक है सर। अब ध्यान से सुनना, अगर मैं इस मिथाइल को उठा के इसके साथ लगाता हूँ, इसके साथ लगाता हूँ मतलब आगे मैं लिख सकता हूँ एक मिथाइल, मतलब इसके साथ लगाने का मतलब चाहे नीचे लगा दो, इधर लगा दो, ऊपर लगा दो, एक ही बात है। तो मैंने ऐसे यहाँ लगा दिया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये मिथाइल यहाँ से गया इसके पास, तो क्या ये वाला कार्बन पॉजिटिव हो जाएगा? भाई जब यहाँ से बॉन्ड जाएगा तो ये भी तो पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे वहाँ से बॉन्ड हटा था तो वो पॉजिटिव हो गया था, यहाँ से बॉन्ड हटा तो ये पॉजिटिव आ गया। आपने कहा हाँ सर पॉजिटिव आ गया, इधर कार्बन ऑलरेडी है ही। आपने यहाँ देखा H3, यहाँ देखा H3 और आपने देखा यहाँ H2। अब ध्यान से सुनो, ये कार्बोकैटायन कितने डिग्री कार्बोकैटायन है? 3 डिग्री। आप बोलोगे सर ये आ गया 3 डिग्री कार्बोकैटायन। एक चीज़ और ध्यान से सुन लेना, अभी बताई थी 3 डिग्री वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो सर ये तो आपने अल्कोहल के लिए बताया था, ये मैंने कार्बोकैटायन के लिए भी बताया था। कार्बोकैटायन की वजह से ही तो टर्शरी, सेकेंडरी और वो प्राइमरी होता है। तो यहाँ आपने बोला अच्छा सर, मतलब इसने इसलिए करा ताकि ये ज़्यादा स्टेबल हो जाए। वहाँ क्या था 1 डिग्री था, तो ये CH3 अपने आप शिफ्ट इसलिए हुआ ताकि ये 3 डिग्री बन जाए। वो खुद ही हुआ है, हमने कुछ नहीं करा, ये खुद ही होता है सब कुछ, है ना। तो आपने बोला अच्छा सर, तो ये आ गया अब यहाँ पे, यहाँ पॉजिटिव आ गया। अब आपको गारंटेड पता है यहाँ पे क्या लगने वाला है, बताना क्या लगेगा साक्षी। अब हम लिखेंगे मोर स्टेबल, ये आएगा आपके पास 1 डिग्री कार्बोकैटायन लेस स्टेबल। अब बताओ इसमें पॉजिटिव आ गया, मान ले मैं इसमें Cl नेगेटिव डाल दूँ, क्या बनेगा? Cl नेगेटिव कहाँ आएगा? ऑब्वियस है यहाँ पे आएगा, पॉजिटिव जहाँ पे है ना। तो आप बोलोगे सर ये बना ये और ये आ गया, एंड यहाँ आ गया Cl, H3 H2 और ये आ गया H3। और अगर आप ध्यान से देखो तो ये नियोपेंटाइल क्लोराइड नहीं है, दिख रहा है सर। नियोपेंटाइल तो तब होता ना जब कार्बन यहाँ होता, Cl यहाँ होता। अब आई बात समझ में? क्या लिखा था मैंने कहा था नियोपेंटाइल क्लोराइड, नियोपेंटाइल अल्कोहल और HCl से तो नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? रीज़न दे दिया। फिर कैसे बनेगा? फोटोक्लोरिनेशन, फोटोकेमिकल क्लोरिनेशन ऑफ नियोपेंटेन। अच्छा सर ये क्या होता है? अभी हम देखेंगे। ये नई चीज़ सीखी है तुमने आज, समझ आई बात? समझ आया? हाइड्राइड शिफ्ट भी ऐसा ही होता है, ठीक है। पहले तो इसका नाम बता दो मुझे, क्या होना चाहिए इसका नाम? 2-क्लोरो 2-मेथाइल ब्यूटेन, 2-क्लोरो 2-मेथाइल, ये आ जाएगा ब्यूटेन। आपने कहा ठीक है सर, 2-क्लोरो 2-मेथाइल ब्यूटेन हो गया।
1 2 3 4 आप बोलोगे सर यहाँ से नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 तो 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा अब इसमें एक चीज़ और लिख लेना है यहाँ पे कि हाउ एवर फ्री रेडिकल्स नॉर्मली डू नॉट अंडरगो रीअरेंजमेंट। अब सर ये क्या है, फ्री रेडिकल क्या होता है अभी बताता हूँ। हाउ एवर फ्री रेडिकल्स डू नॉट अंडरगो free radicals do not undergo free radicals do not undergo however free radicals do not undergo rearrangement। इनका रीअरेंजमेंट नहीं होता है सर। मतलब ये बेटा जैसे इसका रीअरेंजमेंट हुआ ना, फ्री रेडिकल का रीअरेंजमेंट नहीं होता है। अब सर ये फ्री रेडिकल क्या होता है अभी बताता हूँ। ठीक है, फ्री रेडिकल क्या होता है पहले तो इसे नोट कर लो। ठीक है, क्योंकि मैंने वहाँ वो बात लिखी कि फ्री रेडिकल डू नॉट अंडरगो रीअरेंजमेंट, यही लिखा ना। हाँ, फ्री रेडिकल डू नॉट अंडरगो रीअरेंजमेंट, तो यहाँ पे लिखना इसकी वजह से आप ये बोल सकते हो फ्री रेडिकल डू नॉट अंडरगो रीअरेंजमेंट, तो देयरफॉर नियोपेंटाइल क्लोराइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, देयरफॉर लिखना देयरफॉर नियोपेंटाइल क्लोराइड therefore neopentyl chloride can be prepared, therefore neopentyl chloride can be prepared, नियोपेंटाइल क्लोराइड को आप बना सकते हो, कैन बी प्रिपेयर्ड, ठीक है, बाय फोटोकेमिकल फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन, बाय फोटोकेमिकल फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन, फोटोकेमिकल फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन, फोटोकेमिकल फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन, फोटोकेमिकल फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन ऑफ नियोपेंटेन, ऑफ नियोपेंटेन। सर मतलब समझ नहीं आया इसका, क्या लिख दिया आपने फोटोकेमिकल यार ये सब। देखो जरा पहले तो समझो फ्री रेडिकल होता क्या है। मेरे पास ना 2 Cl के मॉलिक्यूल हैं। आपने कहा अच्छा सर फिर क्या करें, 2 हैं तो। अब देखो जरा ये आ गया एक 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। आपने कहा हाँ सर ये तो है भाई, 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है। आपने कहा हाँ जी सर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, एक तो ऐसे चिड़िया बनाई हमने और एक ऐसे चिड़िया बनाई। सर ये चिड़िया का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है बेटा कि एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ। ऐसा होता है सर? हाँ होता है। Cl अपने आप टूट सकता है ऐसे, है ना, कैसे? हाफ हाफ में। इसे क्या बोलते हैं सर? इसी को बोलते हैं बेटा फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल मतलब क्या हुआ सर? यहाँ मैंने लिखा Cl, इसके ऊपर लगा दिया मैंने एक बिंदु मतलब एक इलेक्ट्रॉन। ऐसे कितने हैं मेरे पास? 2 Cl, तो आप बोलोगे ये आ गया, यानी ये है आपके पास फ्री रेडिकल। ये फ्री रेडिकल आ गया। अच्छा सर अब फ्री रेडिकल आ गया, ठीक है। मैंने क्या बोला तुम्हें कि फ्री रेडिकल डू नॉट अंडरगो रीअरेंजमेंट। फ्री रेडिकल में कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता। तो बुद्धि लगाओ, अगर आप बुद्धि लगाओ तो यहाँ रीअरेंजमेंट ऑटोमेटिक हुआ था, हमने कुछ नहीं करा था। इसका मतलब अगर मैं फ्री रेडिकल के हिसाब से देखूँ रिया, तो ये OH2 चुपचाप चला जाएगा। मतलब अगर हम वैसे देखें तो जैसे ये फ्री रेडिकल है तो होना क्या चाहिए? हमें पता है हमें बनाना क्या है? नियोपेंटाइल क्लोराइड। तो हमें यहाँ पे चाहिए ना Cl, तो इसीलिए हमने क्या ले लिया? फ्री रेडिकल ले लिया, ताकि उसका रीअरेंजमेंट ना हो। क्योंकि सारी कहानी तो यहीं से बिगड़ी थी ना, रीअरेंजमेंट से। तो रीअरेंजमेंट फ्री रेडिकल का होता ही नहीं, तो जब होगा ही नहीं तो आपके पास चुपचाप यहाँ पे Cl आ जाएगा और नियोपेंटाइल क्लोराइड आपको मिल जाएगा। इसीलिए नियोपेंटाइल क्लोराइड फ्री क्लोरीन इससे फ्री रेडिकल से करवाते हैं। अब देखो ज़रा कैसे। तो यहाँ पे इसी में देख लेते हैं। ये तो हमने ले लिया इधर, यहाँ मैं ले लेता हूँ CH3, यहाँ ले लिया हमने CH3, ये आ गया। चलो पूरा को लिख देते हैं। कार्बन कार्बन कार्बन, ये कार्बन H3, दिस इज H3, ये हो गया H3 और ये हो गया H3, ये आ गया अपने पास, ठीक है। अच्छा फिर देखो आप यहाँ पे हमारे पास इसको मिटा दो, ये तो नोट ही कर लिया होगा। ये आ गया। अब देखो ज़रा, इसमें मैंने बोला कि उस टाइम हमने क्या लिया था? H और C, मतलब OH2 आया था वो H पॉजिटिव की वजह से। अब यहाँ H पॉजिटिव तो है नहीं, यहाँ फ्री रेडिकल है मेरे पास, तो मैंने यहाँ पे फ्री रेडिकल ले लिया, एक Cl, एक फ्री रेडिकल मैंने ले लिया। आपने कहा ठीक है सर, फिर क्या होगा? तो अब देखो ज़रा, ये फ्री रेडिकल और इसका एक H बेटा,
इसका एक H और इसका फ्री रेडिकल है ना, HCl बना के बाहर निकल जाएंगे। आपने कहा अच्छा सर फिर, तो जैसे ही HCl बना के बाहर निकले तो बचा क्या, ध्यान से सुनना, कार्बन 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 कार्बन, ये क्या है आप बोलोगे H2, भाई ये आ गया 3 कार्बन। अब सर यहाँ से एक H हट गया तो H2 ही तो बचा, यहाँ से एक H निकला इस Cl के साथ, HCl बन के बाहर निकल गया। आपने कहा बिल्कुल सर। अब यहाँ पे CH2 आ गया, तो यहाँ पे क्या लगेगा, पॉजिटिव लगेगा या फ्री रेडिकल लगेगा, पॉजिटिव लगता अगर ये कार्बोकैटायन की रीअरेंजमेंट होती तो। अभी मैंने क्या बोला आपको, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं फ्री रेडिकल से कर रहा हूँ सारी चीज़ें, है ना। ये H इस Cl के साथ निकल गया, पक्की बात है कि ये इसको, मतलब जब ये H इस Cl के साथ मिला होगा तो इसका फ्री रेडिकल इस पे आ गया होगा, ऑब्वियस है। जैसे देखो फ्री रेडिकल और पॉजिटिव एक ही चीज़ होती है, जब आप कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट कर रहे हो तब आप पॉजिटिव लगा दिया करो, जब आप फ्री रेडिकल से कहा नहीं कर रहे हो तो आप यहाँ पे क्या लगा दिया करो, फ्री रेडिकल। मतलब यही तो हुआ कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है, सिंपल सी बात, मतलब एक बॉन्ड टूटा हुआ है, तो मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, CH2 के ऊपर फ्री रेडिकल लगा दिया। इतनी बात समझ आई या नहीं आई, ये फ्री रेडिकल का मैकेनिज्म ऐसे ही होता है बेटा, ठीक है। यहाँ फ्री रेडिकल लग गया, आपने कहा ठीक है सर, फिर आगे, बल्कि यहाँ डैश भी लगाने की जरूरत नहीं, सीधे फ्री रेडिकल लगा दो, काम बन जाएगा। अब ध्यान से सुनना, ये जो आपने लिया था इसी को मैंने यहाँ दोबारा ले लिया। अच्छा सर क्यों लिया, अभी बताता हूँ। Cl मैंने दोबारा ले लिया। अब देखो ज़रा, जब मैंने Cl दोबारा लिया, जैसे ये एक एक फ्री रेडिकल में चला गया था, आपने बोला हाँ सर, ऐसे ही यहाँ पे भी ये जो फ्री रेडिकल है ये इसके साथ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, एक Cl के साथ। मुझे तो यही चाहिए था ना, फ्री रेडिकल को क्या चाहिए, एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए, ताकि ये दोनों मिलके क्या बना दें, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन का एक बॉन्ड। 2 इलेक्ट्रॉन का एक बॉन्ड होता है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, ये भी टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन लेके, तो एक एक इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बन जाएगा, एक बॉन्ड बन जाएगा, है ना। तो आपने बोला हाँ ये वाली चीज़ तो हमारी पूरी हो गई, क्या कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, ये दोनों मिल गए और ये अकेला बच जाएगा Cl, ये Cl फिर से अकेला बचेगा। भैया ये Cl कैसे टूटा था, एक Cl फ्री रेडिकल, 2 फ्री रेडिकल आ गए थे मेरे पास, तो एक फ्री रेडिकल इस फ्री रेडिकल के साथ मिल गया और एक फ्री रेडिकल बाहर निकल जाएगा Cl। तो आपको क्या बचा, आपके पास क्या बचा, H3 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 और ये आ गया। तो आप बोलोगे ये इधर इधर, और देखो ये इसके साथ Cl आ गया, मुझे इसी के साथ Cl चाहिए था ना भाई, H3 H3 H3, नियोपेंटाइल क्लोराइड कहाँ से बनाया, नियोपेंटेन से। अच्छा सर, मतलब आप ये कह रहे हो कि वहाँ से तो आया नहीं, तो हमने कहाँ से बना दिया, नियोपेंटेन से। इसमें बताओ कोई डाउट, समझ आया क्या करा मैंने, दोबारा बता रहा हूँ। पहले वाले में हमने क्या करा, हमने पहले वाले में कार्बोकैटायन वाला अप्रोच लिया, उसमें हमने क्या रहा, मिथाइल शिफ्ट, है ना। मिथाइल शिफ्ट से हमने देखा कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट हुआ, रीअरेंजमेंट से सारी गेम खराब हो गई। हमें लग रहा था आ जाएगा Cl, वहाँ पे पर आया नहीं, क्यों, क्योंकि रीअरेंजमेंट हो गया ऑटोमेटिक। फिर हमने दिमाग लगाया ऐसा क्या करें कि रीअरेंजमेंट हो, तो जैसे ही हमने दिमाग लगाया हमें ये पता लगा कि हम क्या कर देते हैं, इसका फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन। फ्री रेडिकल मतलब चुपचाप एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, फ्री रेडिकल का मतलब ये होता है Cl 2 बॉन्ड लिए। अच्छा सर यही क्यों लिया, तो हम बताया ना Cl अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, Cl2 गैस के साथ एग्जिस्ट करता हुआ ना, Cl2, तो इसने Cl लिया। जब ये टूटेगा तो वहाँ मैंने Cl फ्री रेडिकल लिख दिया, और कितने फ्री रेडिकल आएंगे, 2 आएंगे। ऐसे ही मैंने इसके साथ एक फ्री रेडिकल उसका उठाया पहले, तो आपने कहा हाँ ठीक है सर, क्योंकि ये जो जितनी भी चीज़ें आती है ना, ये आती ही वहीं से है जहाँ से आपने ली हैं। तो पहले हमने यहाँ से लिया था, तो एक Cl फ्री रेडिकल मैंने यहाँ ले लिया, इस H के साथ ये Cl यहाँ चला गया, इसका फ्री रेडिकल बेचारे के पास आ गया। जैसे जब हम कार्बोकैटायन कर रहे थे, जब हम H पॉजिटिव ले रहे थे, वो पॉजिटिव देके जा रहा था अपने, है ना, तो ऐसे ये फ्री रेडिकल देके जा रहा है अपना। फ्री रेडिकल दिया तो ये आ गया CH2। फिर हमने कहा अब क्या करें, तो मुझे यहाँ पे Cl लगाना था, मैंने दिमाग लगाया क्या करते हैं, इस पूरे को ही उठा लेते हैं, तो इस पूरे को उठा लिया मैंने Cl, है ना। मर्जी है आपकी कितने भी उठा लो भाई, यहाँ पे तो आपने एक मॉलिक्यूल लिया ना, आपकी मर्जी, यहाँ 2 चाहिए होते 2 ले लेते, 3 चाहिए होते 3 ले लेते, अभी मुझे 1 चाहिए 1 ले लिया। इसके साथ ये मिल गया, आपने कहा बहुत बढ़िया सर, और ये अकेला फ्री रेडिकल बाहर, तो आपने बोला हमें क्या चाहिए था, नियोपेंटाइल क्लोराइड मिल गया। पहले वाले से तो मिला नहीं रीअरेंजमेंट की वजह से, दूसरे वाले से हमें मिल गया, ठीक है, सही है। अब हम कल देखेंगे इसमें बाय द एक्शन ऑफ फॉस्फोरस हैलाइड्स, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही।